Honorable Speaker, I present the budget for the year 2021-2022. As introduction, Honorable Speaker, माननीय स्पीकर महोदय, preparation of this budget इस बजट की तैयारी in circumstances काफी दिनों से, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जिस तरह से हमने तैयारी की थी। जिस तरह की आपदा आई थी, जो कि इस एक आपदा आई थी जिसने पूरे देश को और प्रदेश को प्रभावित किया था, लेकिन हमने कोविड-19 से एक चीज समझी है कि 2020 जो है ये बहुत हमारे लिए, जब हम 2020 और 21 का बजट हमने प्रस्तुत किया था तो हमने ये सोचा भी नहीं था कि एक वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है बुरी तरह से मंदी का शिकार होगी और ये ऐतिहासिक इसमें कमी देखने को मिलेगी। हमने ये सोचा भी नहीं था कि तब हमें ऐसा लगा भी नहीं था कि हमारे लोगों को इतनी समस्या होगी और अपने लोगों को खोना पड़ेगा और ये स्वास्थ्य से जुड़ी आपदा की वजह से परेशान होना पड़ेगा। और लॉकडाउन अगर नहीं किया गया था तो बहुत बड़ी चुनौती, और 48 घंटे के अंदर और लॉकडाउन लगाया गया और इसकी वजह से प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का ऐलान किया गया। 2.76 लाख करोड़ इसकी कीमत थी और इससे लोगों को मदद मिली और इससे लोगों को अनाज मिला। 80 करोड़ लोगों को इससे खाना मिला, उनको मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को रसोई गैस मिली, किसानों को, महिलाओं को, बुजुर्ग लोगों को भी जरूरत में मदद मिली सरकार की तरफ से। और बड़े पैमाने पर जो आबादी है उनको दूध, सब्जी, खाने पीने के राशन, स्वास्थ्य और सैनिटरी वर्कर्स थे उनको मिले। ट्रक ड्राइवर, रेलवे के और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो वर्कर्स थे उनको राशन का सामान मिला। बैंक एम्प्लॉय, अन्नदाता, हमारे पुलिस वाले, दमकल विभाग से जुड़े और सशस्त्र बलों को भी, उनकी भी समस्याएं काफी हुई और उनको काफी चुनौती का सामना करना पड़ा और वायरस की वजह से बहुत ज्यादा लोगों में बेचैनी थी। हमने इस बात को स्वीकार किया और मैं सबके तरफ से कह सकती हूं, जब मैं सबको सदिच्छा देना चाहती हूं कि लोगों ने किस तरह से अपना काम किया, चाहे पुरुष हो या महिलाएं। उन्होंने राष्ट्र के बुनियाद को मजबूत बनाए रखने के लिए उन मुश्किल महीनों में भी कामकाज किया। अध्यक्ष महोदय, जनता की भलाई के लिए संसद के जो सदस्य हैं और प्रदेश की जो विधानसभाओं के सदस्य हैं, उन्होंने अपना वेतन दिया। मई 2020 में सरकार ने ऐलान किया था कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया जाएगा। इससे जो रिकवरी है वो बेहतर हो सके ताकि साल में हम बेहतर तरीके से काम कर सके। हमने 2 और आत्मनिर्भर पैकेजेस का ऐलान किया, 2 और 3 था। इससे इस आत्मनिर्भर पैकेजेस का बहुत ही समग्र असर पड़ा और आरबीआई की ओर से जो कदम उठाया गया, इससे लगभग 27.1 लाख करोड़ रुपए दिया गया और यह हमारे जीडीपी का 13% है। सरकार के तौर पर हम हालात पर नजर बनाए हुए थे और हमने अपनी तरफ से पहले से तैयार होकर के कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो हमारे संसाधन हैं उनका इस्तेमाल अच्छा किया गया ताकि जो कमजोर तबके हैं उनको मदद मिल सके, चाहे वो गरीब हों, आदिवासी हों, माइग्रेंट वर्कर हों या फिर और अन्य कमजोर तबके हो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें 3 आत्मनिर्भर पैकेजेस शुरू किए गए थे और इसमें 5 मिनी बजट खुद ब खुद थे। जो आत्मनिर्भर पैकेजेस का ऐलान किया गया था, इससे जो व्यवस्थागत सुधार है उनकी आधार रखे। एमएसएमई का पुनर्संशोधन किया गया, जो पीएसयूज हैं उनके निजीकरण को आगे बढ़ाया गया। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, जो उत्पादन से जुड़े हुए इंसेंटिव थे, ये कुछ उल्लेखनीय सुधार थे और इस दौरान ये सुधारों को अंजाम दिया गया। डीबीटी को आगे बढ़ाया गया, साथ ही साथ वित्तीय समग्रता लाई गई। आज भारत के पास 2 वैक्सीन उपलब्ध है और ये इससे न सिर्फ अपने नागरिकों को बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों को भी कोविड-19 से बचा रहे हैं। 100 से ज्यादा देशों को हमने उपलब्ध कराया है। देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पास 2 और वैक्सीन अभी आने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने इन वैक्सीनेशन ड्राइव को लॉन्च किया और
हमारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया और उनको ही इसका क्रेडिट दिया। उन्होंने जो उपाय किए हैं, जो कदम उठाए हैं, वो उल्लेखनीय हैं। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि कोविड-19 के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो 2021 में भी जारी रहेगी। और अब जैसे कि अब 2 विश्व युद्ध के बाद जो हालात थे, उसी तरह जो विज्ञान जो है उसने राजनीतिक और जो संस्थागत कोविड के बाद जो है संबंध बदलेंगे और इतिहास में जो ये मौका है, ये एक नई शुरुआत के लिए जाना जाएगा। भारत एक मजबूती से डटा हुआ है कि आगे बढ़ेगा और मैं रविंद्रनाथ ठाकुर के शब्दों को कहना चाहता हूं, जो किस्मत है वो एक उस चिड़िया की तरह है। इस जोश और जज्बे के साथ में, लेकिन हम याद करेंगे कि खुशी के साथ एक क्रिकेट प्रेमी देश के तौर पर हमने हाल में शानदार हमारी टीम ने प्रदर्शन किया है ऑस्ट्रेलिया में। और इसने हमें याद दिलाया है कि हम एक जनता के तौर पर, खास तौर पर हमारे युवाओं के पास क्या कुछ खासियतें हैं। उनमें बेशुमार प्रतिभा है और उनमें जज्बा है कि वो प्रदर्शन करके कामयाब होना चाहते हैं। आज जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि हमारे भारत में सबसे कम मोर्टेलिटी रेट है। अगर 10 लाख लोगों में मरने वालों की बात करें तो सबसे कम केसेस भारत में हैं। और इससे ये बुनियाद बनी है जो कि हम अर्थव्यवस्था को भी आगे ले जाएंगे। ये जो बजट है ये पहला होगा, ये इस दशक का ये पहला बजट होगा। ये बजट एक डिजिटल बजट भी होगा और ये आप सबकी मदद से ही हो पाया है। और अभी तक सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि बजट के बाद जो एक कमी देखने को मिली है, ऐसा 3 बार सिर्फ हुआ है। ऐसी जो कमी देखने को मिली थी और कुछ अभूतपूर्व हालात हुए थे। भारत की अगर बात की जाए तो इस बार जो कमी आ रही है वो पूरे वैश्विक आपदा की वजह से, महामारी की वजह से आ रहा है। जैसे अन्य देशों में भी ऐसी समस्या आई है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी और ये मजबूती से कहना चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह तैयार है अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। हम हर मदद देने के लिए हैं। हम अपनी अर्थव्यवस्था को इस बजट के जरिए हर मौका उपलब्ध कराएंगे ताकि इससे हम जो है शानदार विकास हासिल करेंगे। 2021 एक ऐसा साल है जिसमें कई अहम उपलब्धियां हमने इतिहास में हासिल की है। मैं इसमें से कुछ बताना चाहूंगी। ये 75वां साल है हमारे आजादी का। 60 साल गोवा के भारत में जुड़ने का 60 साल हो चुके हैं, 50 साल हो चुके हैं, जबकि 71 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था। ये एक ऐसा साल होगा जो कि भारत की आबादी का ये 80वां दशक शुरू, ये चंद्रयान 3 मिशन इसी साल शुरू होगा और हरिद्वार महाकुंभ भी इसी साल हो रहा है। माननीय स्पीकर महोदय, इससे पहले कि हम बजट की जानकारी दें, मैं ये बताना चाहूंगी कि ये किस तरह ये स्वीकार करना चाहेंगे कि हमारे पास जो चुनौतियां रही हैं, हमारे देश को जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, हमारे लोग एक साथ आए हैं, ऐसी आपदा की स्थिति में एक साथ आए हैं। हमें जो चुनौतियां सामने मिली हैं इसका नुकसान हमें उठाना पड़ा है। कई तरह से चुनौतियां सामना पड़ना है, लेकिन हम सभी नागरिकों के सामने सिर झुकाते हैं जिन्होंने अपना दमखम दिखाया है और मजबूती के साथ सारी समस्याओं के सामने डटे रहे हैं और हमने शारीरिक और मानसिक तरीके से मजबूती दिखाई है। पहले चरण में हम ये बताना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर भारत की हमारी क्या योजना है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता एक नया कोई उपाय नहीं है। हमारा जो प्राचीन भारत था वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर था और पूरी दुनिया का केंद्र था। आत्मनिर्भर भारत ये एक अभिव्यक्ति है, 130 करोड़ लोगों की अभिव्यक्ति है जिनको पूरा भरोसा है अपनी क्षमताओं में और अपने कौशल में। हम पूरी तरह से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रुपिंग्स का हिस्सा हैं, जैसे कि G20 और ब्रिक्स।
और जो आपदा से लड़ने के लिए जो संगठन है उनके हम हिस्सा हैं, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का भी हिस्सा हैं, और हमारे देश ने जो कदम उठाए हैं उसकी पूरी दुनिया सराहना कर रही है। और हम बजट के इस हिस्से में ये आगे इसकी रूपरेखा बताएंगे कि किस तरह से राष्ट्र को आगे रखेंगे, किसानों की कमाई को दुगना करेंगे, आधारभूत संरचना को हम बेहतर करेंगे, गुड गवर्नेंस देंगे, उपलब्धि युवाओं के लिए मौके उपलब्ध कराएंगे, साथ ही सभी के लिए पढ़ाई के मौके होंगे, महिलाओं के लिए तरक्की के मौके होंगे और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त हम इनको अच्छी तरीके से लागू करने के लिए, तेजी से लागू करने के लिए 13 हम वादे करेंगे। हमने बजट 2015-16 में जो वादे किए थे उनको पिछले अमृत महोत्सव के दौरान इसे 2022 में संपन्न हो जाना था, जब हमारी आजादी के 75 साल पूरे होंगे। और हमारी जो योजना है ये भी आत्मनिर्भरता को दिखाती है। 2021-22 के लिए जो हमारी योजनाएं हैं वो 6 खंभों पर आधारित है। स्वास्थ्य होगा, फाइनेंशियल कैपिटल होगा, आधारभूत संरचना को बेहतर किया जाएगा, समग्र विकास किया जाएगा भारत के लिए, जो हमारा मानव संसाधन है उसको आगे बढ़ाए जाएंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे। साथ ही जो हमारी योजना थी कि सरकार कम से कम और गवर्नेंस ज्यादा से ज्यादा। सबसे पहले हम पिलर की बात करते हैं, स्वास्थ्य। और हम ये कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य के ढांचे में जो खर्च किया जा रहा है वो काफी ज्यादा बढ़ाया गया है, और जैसे कि जो संस्थाएं हैं उनको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ रही है। हम इस बात को लेकर हम दृढ़ निश्चय हैं कि हम 3 क्षेत्रों को मजबूत करेंगे, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और वेलबींग के। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम होगी, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ योजना को लॉन्च किया जाएगा। इसमें 64,184 करोड़ रुपए इसमें लगाए जाएंगे। ये 6 साल में लागू किया जाएगा। इससे वो क्षमता बनेगी जिससे कि जो प्राथमिक स्तर पर, द्वितीय स्तर पर और तृतीय स्तर पर जो है स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। राष्ट्रीय संस्थान जो है वो मजबूत होंगे और नए संस्थान बनाए जाएंगे ताकि बीमारियों की पहचान करके और उनका इलाज किया जा सकेगा। ये नेशनल हेल्थ मिशन के अलावा होगा। जो मुख्य इसमें स्कीम की जो बातें होंगी, 17,000 जो ग्रामीण इलाके हैं और 11,000 जो शहरी वेलनेस सेंटर हैं उनको मदद की जाएगी। पब्लिक हेल्थ लैब स्थापित की जाएगी सभी जिलों में, और 3,382 ब्लॉक को भी पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाई जाएगी। इन 11 राज्यों में इन सबको स्थापित किया जाएगा। CCU अस्पताल बनाए जाएंगे 62 जिलों में, और 12 केंद्रीय संस्थान बनाए जाएंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को और मजबूत किया जाएगा। इनकी 5 जो क्षेत्रीय शाखाएं हैं उनको बनाया जाएगा, और 22 हेल्थ सर्विलेंस यूनिट्स बनाया जाएगा। इंटीग्रेटेड हेल्थ पोर्टल को बढ़ाया जाएगा। सभी राज्यों और उसमें केंद्रीय जो शासित राज्य हैं वहां पर उनको शामिल किया जाएगा। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाए जाएंगे, और साथ ही जो 33 पब्लिक हेल्थ यूनिट है उनको और मजबूत किया जाएगा। और 32 एयरपोर्ट इसमें जोड़े जाएंगे, 11 सी पोर्ट और 7 लैंड क्रॉसिंग भी इसमें शामिल किए जाएंगे। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, 2 मोबाइल हॉस्पिटल स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ के नाम से एक क्षेत्रीय रिसर्च प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा। WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए ऑफिस बनाया जाएगा। 9 बायोसेफ्टी लेवल बनाए जाएंगे, और 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनाए जाएंगे। पोषण को मजबूत करने के लिए डिलीवरी और लोगों तक पहुंच सके और इसका नतीजा देखने को मिले, सप्लीमेंट्री जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उसको हम पोषण अभियान के साथ मिला देंगे और एक नया मिशन पोषण 2.0 लॉन्च करेंगे। इसे हम और मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि जो पोषण से जुड़े हुए नतीजे हैं वो बेहतर तरीके से मिले और सभी जो 12 जिले हैं वहां पर बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे।
पानी की जो सप्लाई है वो अच्छे तरीके से सप्लाई हो सके, इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों को साफ पानी मिलना चाहिए, माहौल अच्छा रहना चाहिए और ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पूरे दुनिया में स्वास्थ्य हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। और जल्द मिशन लॉन्च किया जाएगा और सभी जो 4,378 शहरी और स्थानीय बॉडीज हैं वहां पहुंचाया जाएगा। 8.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है नल से पानी मिलेगा। साथ ही साथ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा को बेहतर किया जाएगा। जो अमृत सिटी है 5,500 उनको पहुंचाया जाएगा। ये 5 साल में इनको लागू किया जाएगा। इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपए इस मद में खर्च किए जाएंगे। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को और आगे बढ़ाने के लिए, हमारे शहरी भारत में स्वच्छता को बढ़ाने के लिए हमारा मकसद ये है कि हम पूरी तरह से जो पानी के को ट्रीट करने का प्लान है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। जो कूड़ा है उसका निस्तारण अच्छी तरीके से किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक को कम किया जाएगा। जो वायु प्रदूषण है उसको कम किया जाए। जो निर्माण गतिविधियों से जो कचरा फैलता है, जो प्रदूषण फैलता है, उसको कम किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी डंप साइट्स हैं उनको बेहतर किया जाएगा। अर्बन स्वच्छ भारत में मिशन 2.0 जो लागू किया जा रहा है, इसमें कुल मिलाकर 1,41,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये 5 साल में, इसके लिए 2021 से लेकर 5 साल में खर्च किए जाएंगे। स्वच्छ हवा, वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए मैं ये हमारी ओर से ये प्रस्तावित किया जाता है कि 2,27,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। स्क्रैपिंग पॉलिसी, जो स्क्रैप है, जो हम इसे अलग से स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान कर रहे हैं कि आप वाहनों को जो है खुद की तरफ से आप आगे इसे स्क्रैपिंग के लिए आगे बढ़ सके, इसके लिए एक हम नियम ला रहे हैं। इससे जो ईंधन है वो बेहतर हो पाएंगे और हमारे पास हमारी सड़कों पर पर्यावरण के लिए अच्छे हमारी गाड़ियां उतर पाएंगी और ऑयल इंपोर्ट बिल भी हमारा घटेगा, आयात जो है हमारा घटेगा। जो गाड़ियां हैं उनका फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा। उनका फिटनेस सेंटर ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में होगा। 20 साल के बाद जो निजी वाहन है और 15 साल के बाद जो कमर्शियल वाहन है उनका किया जाएगा। और इसके बारे में मंत्रालय अलग से जानकारी इस स्कीम के बारे में बताएगा। वैक्सीन मेड इन इंडिया वैक्सीन भारत में बना हुआ, फिलहाल ये 5 स्टेट में है, लेकिन इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। इससे 50,000 से ज्यादा बच्चों की जो मौत होती है उसको टाला जा सकेगा। माननीय स्पीकर महोदय, हमने ये उपलब्ध कराया है कि 35,000 करोड़ रुपए कोविड-19 के वैक्सीन के लिए प्रस्तावित किया गया है। 2021-22 में हमने ये प्रस्तावित किया है और हमने आगे भी हम इसके लिए फंड देते रहेंगे। हम ये भरोसा दिलाते हैं। बजट की अगर बात करें, स्वास्थ्य और संरचना के लिए 2,28,000 करोड़, only 94,452 crores, 94,000 करोड़ बढ़ाया गया है। 137% हमने इसको बढ़ाया है। इसका जो डिटेल है वो पूरा स्पीच के एनेक्सर 1 में इसकी जानकारी दी गई है। माननीय स्पीकर महोदय, हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पिलर की ओर, जो फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यानी हम आर्थिक मोर्चे पर को कैसे बेहतर करें। आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन यानी उत्पादन से जुड़े हुए इंसेंटिव दिए जाएंगे। हम इसके बारे में योजना बताना चाहेंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए हमें हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको डबल डिजिट में आगे बढ़ना होगा और ये स्थिरता से नियम लगातार बढ़ना होगा। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको हमें ग्लोबल सप्लाई चेन यानी वैश्विक जो सप्लाई चेन है उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। हमें योग्यता अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तकनीक आगे हासिल करनी पड़ेगी, बेहतरीन तकनीकी बढ़नी पड़ेगी ताकि PLI स्कीम जो है हम हासिल करें, ताकि जो है हम वैश्विक स्तर पर चैंपियन बन सकें।
और इसके लिए हम 13 सेक्टर का ऐलान कर रहे हैं। हम इसके लिए ऐलान कर रहे हैं कि 1.97 लाख करोड़ रुपए का ऐलान कर रहे हैं 5 साल के लिए। इस वित्तीय वर्ष से ये शुरू हो जाएगा। ये जो शुरुआत है, इससे जो अहम सेक्टर हमारे हैं उनको बेहतर कर पाएंगे और वो वैश्विक स्तर पर विजेता बनकर के उभरेंगे और हमारे युवाओं को इससे नौकरी मिलेगी। टेक्सटाइल के क्षेत्र में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए वैश्विक स्तर पर हम प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए हम यहां पर बड़े पैमाने पर निवेश हो सके और रोजगार बढ़ सके, इसलिए हम बड़ा निवेश पार्क जो है हम स्थापित करेंगे। पीएलआई स्कीम के अलावा होगा ये, और इससे विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाएगा जिसमें तुरंत काम शुरू हो सकेगा ताकि हम वैश्विक विजेता बन सके निर्यात के मामलों में। 7 टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जाएगी अगले 3 सालों में। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो कि हमने दिसंबर 2019 में जिसका ऐलान किया था, वो अपनी तरह का पहला है। सरकार की जो ये पूरी कवायद है जो पहले कभी भी नहीं ली गई थी, वो भारत सरकार ने अब ली है और एनआईपी को लॉन्च किया गया है। 6,835 प्रोजेक्ट इसमें लॉन्च किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट पाइपलाइन अब 7,400 प्रोजेक्ट इसमें बढ़ा दिया गया है। 217 जो प्रोजेक्ट हैं उसमें 1.10 लाख करोड़ से ज्यादा के हैं और कुछ अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालयों ने ये पूरा भी कर लिया है। एनआईपी के पास एक तय लक्ष्य है जो कि सरकार की योजनाओं के हिसाब से चल रहा है, जो कि आने वाले सालों में उपलब्धि हासिल करेगा और इसमें फंडिंग की बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी और सरकार और जो वित्तीय सेक्टर है उससे भी जरूरत पड़ेगी। हम इस बजट में हम ये प्रस्तावित करते हैं कि मजबूत कदम उठाए जाएं 3 तरीके से। पहला, ज्यादा से ज्यादा संस्थागत जो स्ट्रक्चर है वो बनाए जाएंगे। दूसरा, हमारे जो एसेट्स हैं उनको हम वित्त पोषित करेंगे। इसके अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो केंद्र और राज्य की ओर से मिलकर के खर्च किए जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना जो है उसके लिए लंबे समय के लिए फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। एक पेशेवर तरीके से मैनेज किया गया एक वित्तीय संस्थान जो है वो बहुत जरूरी है ताकि जो है एक प्रोवाइडर, इनेबलर और कैटलिस्ट यानी तीनों तरीके से काम कर सके। और वित्त उपलब्ध कराने के लिए हम एक बिल प्रस्तुत करते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बिल प्रस्तुत करते हैं। 20,000 करोड़ इसके लिए हम प्रस्तावित करते हैं ताकि इन इंस्टीट्यूशंस को वित्त पोषित किया जा सके। हमारी योजना ये है कि एक लेंडिंग पोर्टफोलियो होगा जो कि कम से कम 5 लाख करोड़ का उपलब्ध कराएगा। 3 साल में 5 लाख करोड़ का ये कर्ज उपलब्ध कराएगा। डेट फाइनेंसिंग को बेहतर किया जाएगा और जो विदेशी निवेशक हैं वो भी कर सकें, उसके लिए भी हम जो है जरूरी बदलाव करेंगे कानून के जरिए ताकि विदेशी निवेशक भी इससे जुड़ सकें। और इस वजह से फंड्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहतर तरीके से मिल सकेगा, रियल एस्टेट के लिए फंड्स मिल सकेंगे। एसेट मोनेटाइजेशन, ऑपरेटिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वित्त मिल सके, पैसे मिल सके। जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत जरूरी है कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसे मिल सके ताकि जो है नए सिरे से निर्माण हो सके। राष्ट्रीय मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, हम ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया जाएगा जैसा कि हमने बताया। एक एसेट मोनेटाइजेशन बोर्ड बनाया, डैशबोर्ड बनाया जाएगा ताकि इन सब का विकास जो है वो सही तरीके से ट्रैक किया जा सके ताकि निवेशकों के पैसे सही जगह इस्तेमाल हो रहे हैं वो सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और PGCIL इसमें मिलकर के दोनों इसको प्रायोजित करेंगे और इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और संस्थागत तरीके से जो निवेशक हैं वो इसके साथ जुड़ सकेंगे। 5 ऑपरेशनल जो पहले से शुरू हो चुकी सड़कें हैं, 5,000 करोड़ जिनकी लागत है, NHAI को ये ट्रांसफर किया जा रहा है। इसी तरह जो ट्रांसमिशन एसेट्स हैं 7,000 करोड़ रुपए PGCIL के जरिए
इसको ट्रांसफर किया जाएगा। रेलवे वित्त पोषित करेगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जो अपने उनकी जायदाद है उनको वित्त पोषित करेगा जैसे ही उनको ये आवंटित किए जाएंगे। एयरपोर्ट के लिए जो है मैनेजमेंट कंसेशन के साथ उनकी निगरानी की जाएगी। जो मुख्य और संपत्तियां हैं उनको भी वित्त पोषित किया जाएगा, उनको भी पैसे उपलब्ध कराए जाएंगे। NHAI टोल रोड्स की ओर से जो ऑपरेटेड टोल रोड्स हैं, TGCL की जो संपत्तियां हैं, 3 गैस और पाइपलाइन संपत्तियां जो कि गेल की हैं, IOCL, HPCL, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टियर 2 और 3 जो शहर हैं। दूसरे जो रेलवे संपत्तियां हैं, जो रेलवे के ढांचे हैं, जो गोदाम की क्षमताएं हैं CPSC की, नेफेड भी इस योजना में शामिल होंगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम भी इसके अंतर्गत शामिल होंगे। और तेजी से कैपिटल बजट में बढ़ावा हो। 2021 में हमने प्रस्तावित किया है, हमने उपलब्ध कराया है 4.12 लाख करोड़ रुपए हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्रस्तावित किया है। और हमें ज्यादा से ज्यादा पूंजीगत पर खर्च करना पड़ेगा। 4.39 लाख करोड़ रुपए हम इसमें खर्च करेंगे, जो कि 2020-21 में हमने पहले प्रस्तावित किया था। 2021-22 के लिए हम प्रस्तावित करते हैं, इसमें बहुत बढ़ावा कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और अब 5.54 लाख करोड़ हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में उपलब्ध करा रहे हैं। और ये 2020-21 से कहीं ज्यादा बढ़कर है। और इसमें हमने 44,000 करोड़ से ज्यादा रखा है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए अलग से 44,000 करोड़ रखा है, ताकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में अच्छा करेंगे उन विभागों को अलग से फंड दिया जाएगा। इनके अलावा जो कुल खर्च है, हम 2 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च राशि राज्यों और स्वायत्त संस्थाओं को उपलब्ध कराएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के मद में। हम इसके अलावा हम कुछ खास तंत्र पर काम करेंगे ताकि वो अपने बजट पर अच्छे तरीके से काम कर सके। उन खास राज्यों पर भी ध्यान देंगे। सड़क और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, 13,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें 3.3 लाख करोड़ की लागत से पहले ही बनाई जा चुकी हैं। 5.35 लाख करोड़ की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इनका निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत 3,800 किलोमीटर इनका निर्माण हो चुका है। मार्च 2022 तक हम 865 करोड़ हम जोड़ेंगे। नेशनल हाईवे की संख्या में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होगी। और सड़क का जो ढांचा है उसको और बेहतर करने के लिए और इकोनॉमिक कॉरिडोर की योजना तैयार की गई है, जिसमें से कुछ मैं बताना चाहूंगी। 3,500 किलोमीटर राष्ट्रीय हाईवे वर्क्स तमिलनाडु में ये होगा। और इसके लिए 1.03 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे तमिलनाडु में। इसमें शामिल होगा मदुरई कोल्लम कॉरिडोर, चित्तूर तच्चूर कॉरिडोर, और इसका जो निर्माण है अगले साल से शुरू हो जाएगा। और दूसरा 1,100 किलोमीटर राष्ट्रीय हाईवे ये केरल राज्य में शुरू किया जाएगा। इसके लिए 65,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा केरल में, जिसमें 600 किलोमीटर सेक्शन मुंबई और कन्याकुमारी सेक्शन का होगा। केरल में मुंबई कन्याकुमारी सेक्शन के 600 किलोमीटर का एरिया भी होगा। तीसरा 675 किलोमीटर हाईवे वर्क पश्चिम बंगाल में भी शुरू किया जाएगा। इसके लिए जो लागत होगी, इसके लिए 25,000 करोड़ की लागत होगी, जिसमें कि शामिल होगा जो मौजूदा सड़कें हैं उनको बेहतर किया जाएगा। कोलकाता सिलीगुड़ी का जो मौजूदा रोड है उसको बेहतर किया जाएगा।
National Highway Works राष्ट्रीय हाईवे of वर्क्स around 19,000 crores 19,000 करोड़ का फिलहाल असम में फिलहाल 19,000 करोड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाएं चल रही हैं और भी आगे जो काम है और 34,000 करोड़ रुपए असम को दिए जाएंगे। इसमें 1,300 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो लिया जाएगा अगले 3 साल में। असम में ये और प्रस्तावित है। कुछ जो फ्लैगशिप कॉरिडोर जो हैं वो हम बताना चाहेंगे। उसमें काफी ज्यादा गतिविधियां बढ़ेंगी अगले 2021-22 में। वो एनेक्स 2 में हमने उसकी पूरी जानकारी दी है। हम ये और जानकारी कर दे रहे हैं, हम उपलब्ध करा रहे हैं 1,18,000 करोड़ 1,18,101 करोड़ रुपए रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के लिए, हाईवे के लिए दिया जा रहा है। सड़क और परिवहन मंत्रालय के लिए इसमें से 1 लाख करोड़ से ज्यादा पूंजी जो है वो पहले से कहीं ज्यादा उपलब्ध कराई गई है। रेलवे के जो आधारभूत संरचना है, माननीय स्पीकर महोदय, भारतीय रेलवे ने तैयारी की है, एक भारत के लिए रेलवे प्लान तैयार किया है 2030 तक के लिए। इस योजना का मकसद है कि एक भविष्य के लिए तैयार 2030 तक भविष्य के लिए तैयार सिस्टम तैयार किया जाएगा ताकि जो लॉजिस्टिक का कॉस्ट है, जो हमारे उद्योगों के लिए जो खर्च है लॉजिस्टिक का, वो घटाया जा सके ताकि मेक इन इंडिया सफल हो सके। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जल्द ही जून 2022 तक उसे अमल में ला दिया जाएगा, उसे ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी इंसेंटिव दिए जाएंगे। सोननगर गोमू सेक्शन जो कि 263 किलोमीटर का है, पूर्वी डेडिकेटेड ईस्ट फ्रेट कॉरिडोर का है, पीपीपी मोड में लिया जा रहा है। ये इसी साल किया जा रहा है। गोमो डंकुनी सेक्शन जो कि 274 किलोमीटर का है, इसका भी जल्द ही बहुत जल्दी इसे लागू किया जाएगा। हम भविष्य में फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट को शुरुआत करेंगे। ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर जो कि खड़गपुर से लेकर विजयवाड़ा तक होगा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो भुसावल से लेकर खड़गपुर तक होगा, से डंकुनी तक जाएगा। साथ ही नॉर्थ उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर होगा, इटारसी से विजयवाड़ा को जोड़ने वाला। इसकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है विस्तृत, वो पहले चरण में ही बता दी जाएगी। ब्रॉड गेज रूट किलोमीटर्स हैं जिसको आरकेएम कहा जाता है, जिनको विद्युतीकरण किया गया है। ये 46,000 किलोमीटर आरकेएम तक पहुंच चुका है और 72% 2021 तक पूरा हो जाएगा। पहले ये 41,000 से कुछ ज्यादा हुआ करता था, 1 अक्टूबर 2020 तक था। 100% विद्युतीकरण ब्रॉड गेज का दिसंबर 2023 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा, पूरी तरह से विद्युतीकरण कर लिया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए हम ये कुछ नए कदम उठाने जा रहे हैं। हम एक विस्टा डोम खास तरीके का कोच लागू करेंगे, हम लाएंगे। इसमें की सुरक्षा व्यवस्थाएं काफी बेहतर होंगी। पिछले कुछ सालों में हमने काफी कदम उठाए हैं जिसका नतीजा अब दिखने लगा है और इन कदमों को और मजबूत करने के लिए, इन प्रयासों को और मजबूत करने के लिए नेटवर्क रूट्स को बेहतर किया जाएगा और देश में स्वदेशी ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, रेल सुरक्षा इंतजाम जो है लागू किया जा रहा है ताकि ट्रेनों की टक्कर को बिल्कुल रोका जा सके। और हम उपलब्ध करा रहे हैं कुछ 1,10,000 करोड़ रुपए इस मद में उपलब्ध करा रहे हैं रेलवे के लिए, जिससे 1,07,100 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर में है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो शहरी ढांचा है, हम बहुत तेजी से जो शहरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है उसको हम बढ़ा रहे हैं, जिससे कि मेट्रो सेवाएं काफी बढ़ रही हैं और जो शहर की बस सेवाएं हैं उनको बेहतर किया जा रहा है। एक नई स्कीम लॉन्च की जाएगी जिसके लिए 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे कि बस ट्रांसपोर्ट सेवाओं को बेहतर किया जा सके।
इस स्कीम से, इस योजना से पीपीपी मॉडल लागू किया जाएगा। अनूठे तरीके का होगा ताकि 20,000 बसें जो हैं वो हासिल की जाएंगी और इस योजना के जरिए ऑटोमोबाइल सेक्टर जो हमारा है उसको बेहतर मजबूती मिलेगी, जिससे कि हमारी जो आर्थिक विकास है वो बेहतर होगा। हमारे युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनेंगे, साथ ही साथ एक जगह से दूसरी जगह जाना शहरी इलाकों में आसान होगा। इसके अलावा 702 किलोमीटर जो मेट्रो सेवाएं हैं वो फिलहाल उपलब्ध हैं और 1016 किलोमीटर मेट्रो RRTS में उनका निर्माण किया जा रहा है। 27 शहरों में मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है। जो 2 नई तकनीक लाई गई है, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो के नाम से इन्हें अमल में लगाया जाएगा, ताकि जो मेट्रो रेल सेवाएं हैं वो काफी कम खर्च में, काफी कम लागत में उसी तरह का सुरक्षित और लोगों के लिए सुविधाजनक हो सके। और जो छोटे शहर हैं, बड़े शहरों से जुड़े हुए छोटे शहर हैं, उन तक भी इन मेट्रो को पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी। कोच्चि मेट्रो फेज 2 के लिए भी मदद उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें जो 11.5 किलोमीटर की लागत से बन रहा है। 1957 करोड़ रुपए इसके लिए लगाए जा रहे हैं। चेन्नई मेट्रो रेलवे का जो फेज 2 है 118.9 किलोमीटर का है। इसमें 63,000 किलोमीटर की लागत लग रही है और मेट्रो वहां पर उपलब्ध कराया जा रहा है। बेंगलुरु मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट का जो दूसरा चरण है वो अब अमल में लाया जा रहा है। इसके लिए 14,788 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का जो दूसरा चरण है और नासिक का जो मेट्रो है उसके लिए 5,976 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। साथ ही 292 करोड़ नासिक के लिए दिए जा रहे हैं। अगर ऊर्जा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, पिछले 6 सालों में हमने देखा है कि कई सुधार हम लाए हैं और कई उपलब्धियां हासिल की हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। हमने 139 गीगावाट कैपेसिटी हमने जोड़ी है। 2.8 करोड़ घरों को इससे जोड़ा है। 1.4 लाख किलोमीटर हमने जोड़ा है, ट्रांसमिशन लाइंस को जोड़ा है। इसके लिए जो वितरण कंपनियां हैं वो पूरे देश में अब तक उनका एकाधिकार चल रहा है, चाहे सरकारी हो या फिर निजी। और ऐसे में हमें उपभोक्ताओं को विकल्प उपलब्ध कराने होंगे ताकि वो अपनी मर्जी का सर्विस प्रोवाइडर चुन सके और उपभोक्ताओं को विकल्प मिल सके। इसके लिए उनको एक से ज्यादा वितरण कंपनी का विकल्प मिल सके। हम एक ढांचा बना रहे हैं ताकि उपभोक्ता जो है एक से ज्यादा वितरण कंपनी अपने उनके पास उपलब्ध हो। जो वितरण कंपनियां हैं ये देखना पड़ेगा कि वो सही तरीके से काम कर सके। हमें देखना पड़ेगा कि वो नतीजों को ध्यान में रखते हुए एक स्कीम की स्थापना की जाए जिसमें 3,09,084 करोड़ इसमें लगाएंगे 5 साल में। और इस योजना से जो वितरण कंपनियां हैं उनको आधारभूत ढांचा बनाने में मदद मिलेगी और प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग इसमें शामिल होगा, फीडर सेपरेशन होगा, जो अभी मौजूदा व्यवस्था है उसको बेहतर कर सकें। और ताकि जो है प्रधानमंत्री ने तीसरे री इन्वेस्टमेंट नवंबर 2020 में तीसरे री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में जब बोल रहे थे तब उन्होंने ऐलान किया था कि एक समग्र हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की स्थापना की जाएगी। और अब ये प्रस्तावित किया जाता है कि हाइड्रोजन एनर्जी मिशन 2021-22 के इस बजट में प्रस्तावित किया जाता है ताकि हाइड्रोजन हरे पावर सोर्सेस हैं जो कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित हों, उनके जरिए चाहे पोर्ट्स हों, जो बंदरगाह हैं उनको बेहतर किया जाएगा ताकि वो अपने तरीके से काम कर सके। एक ऐसा मॉडल बनाया जाएगा जिसमें कि निजी क्षेत्र उनके लिए इसका संचालन करेंगे। और 7 प्रोजेक्ट जिसमें कि 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं मुख्य बड़े बंदरगाहों को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में उनको ये उपलब्ध कराया जा रहा है। 2021-22 में ये
विकल्प दिया जा रहा है। Flagging of merchant एक ships योजना दी जा रही है ताकि in India मर्चेंट शिप will जो be हैं launched by providing ये बेहतर subsidy तरीके से support काम कर सकें, to उनको Indian सब्सिडी सपोर्ट shipping दिया जाएगा। companies भारतीय in जो global tenders विमानन कंपनियां हैं, floated जो by शिपिंग कंपनियां हैं, ministries उनके and जरिए कर CPSCs. पाएंगे और An amount चाहे of मंत्रालय इसको लागू करेंगे। 1,624 crores will be 624 provided करोड़ over 5 years. उपलब्ध कराए जाएंगे This initiative अगले 5 साल में will enable greater training और and इस employment शुरुआत से opportunities for ट्रेनिंग अच्छी Indian मिलेगी और seafarers भारतीय besides जो enhancing नाविक हैं उनको Indian companies' फायदा मिलेगा share in global shipping. और उनको वैश्विक शिपिंग India मार्केट has में बेहतर enacted recycling प्रदर्शन करने of के लिए Ships मदद Act मिलेगी। in 2019 शिप्स कानून and 2019 acceded को to the हमने लागू Hong किया था Kong International और हांगकांग Convention. इंटरनेशनल कन्वेंशन में Around 90 हम ship जुड़े। recycling yards लगभग 19 along in पुनर्- Gujarat have already achieved गुजरात में HKC बड़े पैमाने पर compliant ऐसे certificates. ढांचे बनाए गए हैं जहां Efforts will पर be made विमानों को to bring more ships नए सिरे to से India तैयार किया जा रहा है from ताकि Europe भारत में and ज्यादा से Japan. ज्यादा Recycling capacities जहाज of आए around यूरोप और जापान से 4.5 million light displacement 45 ton लाख LDT will LDT be doubled by की जो अभी 2024. क्षमता है इसे हम 2024 तक दुगना करना This is चाहते हैं expected to generate an और इसे additional उम्मीद किया जा रहा है जी रही है कि 1.5 lakh jobs for our youth. 1.5 लाख नौकरियां हमारे युवाओं के लिए इससे बनेंगी। Petroleum and natural gas. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की बात करें Our अगर government has हमारी kept सरकार fuel ने supplies running across the जो country without ईंधन की सप्लाई है वो बिना किसी during the COVID-19 बाधा के lockdown कोविड-19 के दौरान भी जारी रखी है। कोविड-19 के दौरान Taking ईंधन की note सप्लाई of में बाधा crucial नहीं आने दी nature और Taking note of the crucial इस nature of the ये बहुत ही sector अहम in जरूरी people's सेक्टर है, lives, बहुत ही the अहम following सेक्टर key है। initiatives हम कुछ are being जरूरी announced. शुरुआत कर रहे हैं, जरूरी One, योजनाओं का आगाज कर रहे हैं। Ujjwala पहला scheme, which उज्ज्वला has स्कीम benefited 8 जिससे crore कि households 8 करोड़ घरों को will be फायदा मिला है, extended to cover इसका 1 दायरा crore बढ़ाया more जाएगा beneficiaries. और 1 करोड़ और इसमें लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। उज्ज्वला We स्कीम will में add 100 more 1 करोड़ और लोगों को जोड़ा in जाएगा। next 3 years 100 और जिलों to the को city अगले 3 gas साल में जोड़ा distribution जाएगा, network. शहरी गैस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। A gas pipeline project एक will be गैस taken पाइपलाइन up in the प्रोजेक्ट को Union Territory of Jammu and Kashmir. जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य है, वहां पर एक गैस पाइपलाइन An की independent योजना gas लागू की जाएगी। transport system operator एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को be प्रस्तावित set किया जा up रहा है। हम for इसकी स्थापना facilitation करेंगे। and coordination of booking of common carrier capacity कॉमन कैरियर कैपेसिटी in होती all है, ये natural gas इसको सही pipelines तरीके से on a non-discriminatory open access. नेचुरल गैस पाइपलाइन की बिना किसी भेदभाव के स्थापित किए जा सके, ये हम सुनिश्चित करेंगे। I propose to वित्तीय जो consolidate पूंजी the है, provisions of the SEBI हम Act सेबी एक्ट 1992, Depositories Act 1992 एक्ट को बेहतर करना चाहेंगे। Securities Contracts Regulation Act 1956 and Government Securities Act गारमेंट 2007 सिक्योरिटी एक्ट into a 2007 rationalized को single और बेहतर तरीके securities से हम markets code. लागू करेंगे। The government would support the development of सरकार a world-class एक fintech विश्व स्तरीय hub at the फिनटेक GIFT हब बनाने को लेकर IFSC समर्थन देगी, स्थापित करने में मदद करेगी। to instill confidence amongst the participants in इसमें जो भी corporate भागीदार bond हैं, market जो कॉर्पोरेट during बॉन्ड times मार्केट से of जुड़े stress लोग हैं, and to उन लोगों को generally भरोसा enhance दिलाने के secondary लिए market liquidity, और दूसरे it is proposed to create स्तर a की मार्केट permanent लिक्विडिटी बनाने के लिए institutional एक framework. The proposed body would परमानेंट purchase इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने की हम investment-grade debt तो आगे बढ़ेंगे। securities, both डेट in the सिक्योरिटी stress and normal times, and help in the development of the ये bond स्थापित market. किया जाएगा ताकि मुश्किल स्थिति In the में और budget सामान्य स्थिति में भी 2018-19, बॉन्ड मार्केट को कोई government समस्या had ना हो। announced its intent to 2018 में establish हमने a मंशा system of जताई थी कि एक ऐसा regulated सिस्टम बनाया gold जाएगा exchanges in the country. जिसमें कि For the purpose, गोल्ड एक्सचेंज के लिए SEBI रेगुलेटेड will be सिस्टम बनाया notified जाएगा as the regulator और सेबी इसके and लिए warehousing नियामक होगा development and regulatory और authority वेयर will be हाउसिंग strengthened डेवलपमेंट to set अथॉरिटी up को a मजबूत commodity किया market जाएगा ecosystem ताकि एक ऐसा arrangement, कमोडिटी मार्केट including स्थापित किया जा सके vaulting, assaying, जिसमें कि वॉल्टिंग logistics, etc. in लॉजिस्टिक addition to वगैरह भी warehousing. अच्छी तरीके से उपलब्ध कराया जा सके Towards ताकि investor गोदाम की protection, सुविधाएं बेहतर हों I propose to introduce an investor charter और as a निवेशकों right of को all सुरक्षा financial मिलने के लिए investors हम एक across नया उपाय प्रस्तुत all कर रहे हैं। financial products. जितने भी To give a वित्तीय further boost उत्पाद to the हैं उनमें ये non-conventional सुरक्षा energy उपलब्ध sector, करेगी I और propose to गैर provide पारंपरिक additional capital ऊर्जा के infusion क्षेत्र of में 1,000 crores 1000 to करोड़ Solar Energy हम प्रस्तावित Corporation करते of हैं India ताकि सौर ऊर्जा कॉरपोरेशन को and ये पैसे मिलें और 1,500 सौर ऊर्जा को आगे crores to बढ़े। Indian Renewable Energy 1005 Development करोड़ Agency. भारतीय
I propose to रिन्यूएबल amend एनर्जी कोड the पोर्ट को दिया Insurance जाएगा। Act 1938 इंश्योरेंस एक्ट to increase the 1938 को हम FDI limit फिर से हम from बेहतर करना चाहेंगे 49% ताकि to एफडीआई के लिमिट जो है वो 74% 49% से बढ़ा करके 74% किया जाएगा and allow foreign बीमा के ownership क्षेत्र and में। control with safeguards. और इसमें सारे Under the new सुरक्षा structure, उपकरणों के साथ The में majority of ओनरशिप भी directors होगी, on the मालिकाना board हक भी होगा। and key management persons और would जो be अहम resident Indians, जो with इसमें at जो least 50% मुख्य of मैनेजमेंट के directors लोग होंगे being वो भारत के independent होंगे directors और and इसमें specified इंडिपेंडेंट percentage डायरेक्टर of भी होंगे profits और इसमें एक being निश्चित retained as प्रतिशत general reserve. लोग होंगे जो होंगे वो आम लोग Stressed होंगे। asset resolution by setting up Stressed a asset new resolution structure. के लिए The एक high नया level ढांचा of तैयार किया provisioning जाएगा। by public sector banks of जो their सरकारी stressed बैंक assets हैं calls उनकी for a measure to उनके clean up संपत्तियों पर काफी bank ज्यादा books. दबाव है ताकि जो बैंक के asset खाते हैं reconstruction उनको company साफ किया जा limited सके, उनको साफ and सुथरा किया जा asset सके। management company एक एसेट would be मैनेजमेंट set up कंपनी to की स्थापना की consolidate जाएगी and take over ताकि the existing सरकारी बैंकों की debt and जो then manage मौजूदा and dispose of कर्ज assets से जुड़ी हुई to समस्याएं alternative हैं investment और उनकी जो funds संपत्तियां and हैं other उनको सही potential तरीके से investors निस्तारित किया जा for सके और eventual जो संभावित value निवेशक हैं वो realization. इससे जुड़ सकें और असल जो Recapitalization कीमत of है उसका PSB. आकलन किया जा सके to further consolidate the financial और capital वित्तीय capacity जो पूंजी of की क्षमता है PSBs, उसको और आगे further बढ़ाया जा सके, जो सरकारी recapitalization बैंक of की क्षमता को 20,000 और बढ़ाया जा सके, crores इसके लिए is 20,000 proposed करोड़ in रुपए 21-22. प्रस्तावित किए जा रहे हैं 2021 और 22 में। deposit insurance जो लोग भी निवेश करते हैं year, उसकी सुरक्षा के लिए government पिछले had साल approved भारत an ने increase पिछले साल in the सरकार deposit ने insurance एक cover मंजूरी दी थी from डिपॉजिट 1 इंश्योरेंस lakh कवर को rupees to 5 lakh 1 लाख से for 5 bank लाख customers. तक सीमा बढ़ा दी गई थी। जो I निवेश shall be जो लोग moving amendments जिन्होंने जमा करता है to उनको राहत मिल सके DICGC Act 1961 और in this 1961 का जो session itself कानून है to उसमें हम streamline the provisions बदलाव करेंगे so ताकि that if इस a bank is जो नियम है temporarily जो प्रावधान है unable उसको सही to तरीके से लागू fulfill किया its जा सके obligations, ताकि बैंक the जो है depositors अपने of such banks निवेशकों की जिन्होंने can जो get इसमें जमा easy करता है and time-bound उनको सही access तरीके to से their deposits उनके निवेश उनके to the extent जमा of the रकम तक deposit पहुंच मिल insurance सके cover. और This जो would help depositors of banks निवेश that are currently की सीमा है under stress. वो 5 लाख तक हुई है और To इससे improve लोगों को credit फायदा discipline, मिलेगा। while continuing जो to कर्ज protect देने में the जो interests of अनुशासन small है वो borrowers बहुत जरूरी है और for इसके लिए NBFCs जो छोटे with minimum asset जो size of 100 लेने crores, वाले हैं the minimum जो loan NBFCs size हैं eligible for debt recovery उनके under the उनके ढांचे में थोड़ा बदलाव securitization किया and जाएगा। reconstruction of financial assets जो उनके and वित्तीय enforcement संपत्तियां of हैं security interests उनको सही of तरीके से LC Act सही किया 2002, जाएगा। it is 2002 का जो proposed कानून है to be उसमें हम reduced बदलाव from करेंगे the existing level और of जो 50 मौजूदा lakh स्तर है to 50 20 लाख का lakh. उसको घटाकर 20 लाख किया जा रहा है एनबीएफसीज Company के लिए। matters. जो कंपनी के मामले The हैं decriminalization of the अपराध के दायरे से procedural बाहर and किया गया technical है। compoundable offences under Companies कई Act कई 2013 जो कानून हैं is उनको now complete. गैर कानूनी दायरे से I बाहर now किया गया है propose और to उन्हें take लगभग up पूरा कर लिया गया है और हम प्रस्तावित करते हैं decriminalization of the डिक्रिमिनलाइजेशन Limited Liability Partnership लिमिटेड Act लाइबिलिटी 2008. पार्टनरशिप एक्ट 2008 में हम बदलाव प्रस्तावित करते हैं। Honorable Speaker, माननीय I स्पीकर propose महोदय, to revise हम the इस प्रस्तावित definition करते हैं कि under the Companies Act कंपनीज एक्ट के तहत जो परिभाषा है उसको उसमें बदलाव हम प्रस्तावित करते हैं। 2013 का ये प्रस्ताव था। छोटी कंपनियों के लिए जो by प्रस्ताव है increasing the threshold उसमें for जो paid-up सीमा है capital उसको from बढ़ा रहे हैं। जो पेड अप not कैपिटल है exceeding 50 lakh to वो not exceeding 50 2 लाख crores. से बढ़ाकर And उसको 2 turnover करोड़ from कर रहे हैं और not टर्नओवर जो है exceeding 2 crores to not exceeding वो 2 करोड़ से 20 ज्यादा से This will बढ़ाकर हम benefit more 20 than करोड़ तक कर रहे 2 हैं। lakh इससे कम से कम 2 लाख companies कंपनियों को meeting their फायदा होगा compliance जिससे उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद As a मिलेगी। further measure which इसके directly अलावा हम जो benefits उपाय उठा रहे startups हैं जिससे कि स्टार्टअप को फायदा and मिलेगा innovators, और जो I propose to नए लोग हैं, incentivize इनोवेटर्स the हैं, incorporation of हम 1% उन लोगों को फायदा company. देंगे। 1% जो by कंपनी allowing है 1% उनको companies to इंसेंटिवाइज grow किया जाएगा। without उनको any restriction on 1% जो paid-up कंपनियां होंगी and वो पेड अप turnover, कैपिटल में बिना allowing their किसी conversion सीमा के into any बढ़ other सकेंगे type of company at और any वो किसी time, कंपनी दूसरे कंपनी के तौर पर बदलना residency चाहते limit हैं for an तो Indian रेसिडेंसी citizen लिमिट to जो है set वो up भारतीय and 1% नागरिकों के लिए company वो from 1% होगी। 182 days
to 120 days. 182 दिनों से घटाकर इस सीमा को 128 दिन किया जा रहा है और साथ ही जो NRIs हैं हमारे अप्रवासी भारतीय हैं वो भी इससे जुड़ सकते हैं और स्टार्टअप के लिए ये बहुत बड़ा समर्थन होगा। जो ऐसे मामले हैं जिनका सही तरीके से निपटाया जा सके, NCLT का जो ढांचा है उसको बेहतर किया जा सके और इसको हम डिजिटल तरीके से निपटाएंगे और कर्ज देने के जो मामले हैं उनको सही तरीके से निस्तारित करेंगे। अगले वित्त वर्ष में हम एक डेटा एनालिटिक्स लॉन्च करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगाएंगे, मशीन लर्निंग लाएंगे। 2.1 वर्जन 2.21 वर्जन 3.0 MCA 21 वर्जन 3.0 लागू किया जाएगा। ये जो 3.0 वर्जन है इसमें कुछ अतिरिक्त पाठ्यक्रम जुड़े हुए होंगे, ई कंसल्टेशन और कंप्लायंस मैनेजमेंट भी जुड़ा हुआ होगा। डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रैटेजिक जो विनिवेश का मामला है और इन स्पाइट ऑफ कोविड-19 के बावजूद हम विनिवेश के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, रणनीतिक तौर पर विनिवेश के दायरे में आगे बढ़ते रहे। कई विनिवेश किए गए हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, पवन हंस, नीलांचल स्पष्ट लिमिटेड। इन 2021-22 में इनका विनिवेश पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा IDBI बैंक के अलावा हम प्रस्तावित करते हैं कि 2 सरकारी बैंक, निगम बैंक जो हैं और कंपनियां भी 2021-22 में प्रस्तावित हैं और इसके लिए कानून में जरूरी बदलाव किए जाएंगे और इस सत्र में ही हम बदलाव प्रस्तुत करेंगे। और हम इस साल जो LIC का IPO लाएंगे और इसी दौरान हम कानून में बदलाव करेंगे। आत्मनिर्भर पैकेज में हमने ऐलान किया है कि हम कई नीतियों के साथ आएंगे। जो सरकारी उपक्रम है उनका विनिवेश करेंगे और हम इस बात का ऐलान करते हुए खुशी का है कि सरकार ने इस नियम को मंजूरी दे दी है, इस नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के जरिए एक रोड मैप उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें कि रणनीतिक और गैर रणनीतिक जो सेक्टर है उनकी पहचान की जाएगी। 4 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि रणनीतिक हैं जिसमें से कुछ जरूरी जो सेक्टर को छोड़ करके बाकी को निजीकरण किया जाएगा। जो इसकी मुख्य बातें हैं वो एनेक्सर 3 में बताई गई हैं। विनिवेश की नीति को तेज करने के लिए हम ये प्रस्तावित करते हैं कि जो सरकारी कंपनियां हैं केंद्र, वो रणनीतिक तरीके से विनिवेश किया जाएगा। जो राज्य हैं वो भी विनिवेश के लिए हम एक इंसेंटिव पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। राज्यों को ये इंसेंटिव दिया जाएगा। हम कहना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर भारत को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया जाए। सरकारी जो मंत्रालय हैं उनकी जो जमीन है और पब्लिक सेक्टर के जो उपक्रम हैं, जो जमीनें हैं उनका वित्त पोषण किया जा सके, उसके लिए अलग अलग उपाय अपनाए जाएंगे। इसके लिए हमें खास कदम उठाने होंगे और इसके लिए हम प्रस्तावित करते हैं कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल लागू किया जाएगा, एक कंपनी बनाई जाएगी जो कि इसका सही समय पर संपन्न हो सके ये देखेंगे। जो भी घाटा उठाने वाली कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उनको विनिवेश के दायरे में लाया जाएगा। और हमने ये अनुमान लगाया है कि 1,75,000 करोड़ रुपए विनिवेश के नियम से 2021-22 में हमें उपलब्ध हो पाएगा। गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिफॉर्म, सरकार की ओर से जो वित्तीय सुधार हैं, जो ट्रेजरी सिंगल अकाउंट है उसके अंतर्गत जो स्वायत्त संस्थाएं हैं जो कि सरकार के खाते से रकम लेते हैं जबकि उनको खर्च करना होता है, इससे जो
for universal सूद का खर्च है वो बचता है, ब्याज का खर्च from बचता है 21-22. और 2021-22 में इसको यूनिवर्सल एप्लीकेशन से जोड़ा जाएगा। On the recommendation of the 15th Finance Commission, 15वीं वित्तीय we have undertaken a कमीशन detailed की ओर से exercise सिफारिश के मुताबिक हमने ये कदम उठाया है कि the number of centrally sponsored schemes. जो केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है उनको कम किया Consolidation जाएगा। of outlays इसकी वजह से for better impact. जो योजनाएं हैं वो बेहतर तरीके से काम कर government पाएंगी, is लागू हो committed पाएंगी। सरकार इस To the बात को लेकर development समर्पित of है कि multi-state cooperatives जो and will provide all स्टेट support राज्यों to के them साथ जो है to सहयोग further बढ़े streamline the ease और of इसे doing और business for ईज ऑफ cooperatives. डूइंग बिजनेस करने के लिए I propose to कोऑपरेटिव्स set up के a जरिए separate हम एक administrative अलग से structure for them. एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा स्थापित करने की ओर हम का प्रस्ताव रखते हैं। Sir, the third pillar सर of Atmanirbhar Bharat, हमारे आत्मनिर्भर भारत का inclusive तीसरा जो development खंबा for है aspirational India. जो भारत की Honorable उम्मीदों के Speaker, लिए Under एक this pillar, I will cover इस agriculture and allied स्तंभ के sectors, के जरिए farmers' welfare and rural India, कृषि के लिए, migrant ग्रामीण workers क्षेत्र के and लिए labor, जो and प्रवासी financial मजदूर inclusion. हैं और उनको समग्र तरीके से आर्थिक Our ढांचे से government जोड़ा is जा committed सके। to the welfare of कृषि के farmers. क्षेत्र में हमारी The सरकार MSP किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है। have undergone a sea change. सब्सिडी के Special क्षेत्र में price 3 बदलाव that किए is जा रहे at हैं। least 1.5 times the cost of पहले से 1.5 गुना ज्यादा है जो लागत होती है किसानों की हर उत्पाद पर, उस पर हर फसल पर उनको ज्यादा मिल सके। the procurement has also continued. जो किसानों से खरीद की जाती है उसको बढ़ाया गया है This has और resulted in सही increase तरीके से in payment पैसे to दिए जा रहे farmers हैं और किसानों को जो substantially. भुगतान है वो In case, अच्छे तरीके से किया जा रहा in है। case of wheat, जो the total गेहूं की बात की amount जाए paid तो to जो farmers कुल किसानों को जो अब तक in रकम 2013-14 दी गई है 2013-14 में, माननीय स्पीकर महोदय, Honorable Speaker, माननीय sir, स्पीकर the महोदय, data that I give now जो is डेटा अब important हम for देने जा all रहे हैं वो honorable सबके लिए members to जरूरी है। सभी kindly माननीय hear. सदस्यों को इस In डेटा, case इन of आंकड़ों wheat, पर नजर डालना the जरूरी है। total amount paid to गेहूं के farmers मामले in में 2013-14 में was 33,874 33,874 करोड़ रुपए गेहूं के लिए पे किए गए। 2019-20 में ये 62,802 करोड़ रुपए भुगतान किया गया है गेहूं के लिए। इससे भी बेहतर और बताना चाहेंगे जी 2020-21 में स्पीकर महोदय जो किसानों को पे किया गया वो 75,000 करोड़ रुपए गेहूं के भुगतान किया गया है गेहूं के लिए। Honorable Speaker, माननीय स्पीकर महोदय, एक और अहम तथ्य हम सामने रखना चाहते हैं कि जो गेहूं की खेती करने वाले जो किसान हैं उनको फायदा हुआ है 2020-21 में उनकी संख्या 43.3 लाख बढ़ी है। पहले की अगर बात की जाए 35.7 लाख 2019-20 में थी। एक साल में ये बहुत ही उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। अगर धान की बात की जाए तो एक अहम आंकड़ा में सामने हम रखना चाहते हैं 2013-14 में 63,928 करोड़ था 2013-14 में। वहीं धान में 2019-20 में ये बढ़ करके 1,41,930 करोड़ हो गया है धान के लिए। और भी बेहतर हम आपको बताते हैं, इससे भी बढ़ के आपको बताते हैं कि 2020-21 में ये बढ़कर 2020-21 में धान की खरीद के लिए जो रकम है वो बढ़कर और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है ये और अनुमानित है, बढ़ाया गया है क्योंकि अभी भी और जो खरीद है वो चल रही है, इसलिए मैं अंतिम आपको जो है आंकड़ा नहीं दे सकती, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे 1,72,752 करोड़ तक पहुंच रही है धान की खरीद। जो किसान इससे फायदा हुआ है उनकी संख्या 1.24 करोड़ 1,24 लाख है, जो कि पहले 1.1 करोड़ से कुछ थोड़ी, जो कि और 2020-21 में बढ़ करके और ज्यादा हो जाएगी। माननीय स्पीकर महोदय,
अगर दालों की बात की जाए तो जो 2013-14 में जो रकम सरकार की तरफ से भुगतान किया गया था वो 236 करोड़ था। 2019-20 की अगर बात की जाए तो ये बढ़ के 8,285 करोड़ हो चुका है। अब 2020-21 में स्पीकर महोदय और ये बढ़कर 10,530 करोड़ दालों के लिए किसानों को भुगतान किया गया है। इसके अलावा ये 40 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है 2013-14 से। 2013-14 से 40 गुना दालों की कीमत में बढ़ोतरी हुई है दलहन के लिए। किसानों की आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 90 करोड़ 25,974 crores in I'm giving you data as मैं of आपको 27 हम आपको January आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। 17 जनवरी 2021 तक के आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं जो कि बढ़ेंगे 90 करोड़ से in 2013-14 to 25,974 crores in 2021. All the details. जी सभी पूरी जानकारी पूरी तरीके से विस्तार के साथ एनेक्सर 4 में उपलब्ध है। हमारे भाषण के चौथे एनेक्सर में ये पूरी डिटेल उपलब्ध है। इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया था जिसके अंतर्गत जो संपत्तियों के मालिक हैं उनको फायदा मिला है। 1.80 लाख करोड़ जो संपत्ति के मालिक हैं उनको कार्ड दिया गया है। 2020-21 के दौरान हम प्रस्ताव रखते हैं कि इसको बढ़ा करके सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया जाए। हमारे किसानों को पर्याप्त कर्ज मिल सके इसके लिए हमने जो कृषि कर्ज की जो का जो किसानों को मिल सके, साथ ही साथ पशुपालन के लिए मिल सके और इसके अलावा मछली पालन के लिए मिल सके। हम जो कर्ज की सीमा है जो ग्रामीण रूरल 13,000 करोड़ से 14,000 करोड़ बढ़ाया जा रहा है। रूरल कॉर्पोरेट का फंड नाबार्ड के अंतर्गत इसको दिया जाएगा और इसमें और 5,000 करोड़ रुपए जोड़े जाएंगे। किसान खेती किसानी और उसके साथ जुड़े उत्पादों को और बेहतर करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम लागू की जा रही है जिसमें कि आलू, टमाटर और बाकी उत्पाद हैं। इसमें 22 ऐसे उत्पाद शामिल किए जा रहे हैं जो खराब हो सकते हैं। लगभग 1.68 लाख करोड़ 1.68 करोड़ जो किसान हैं वो इसके तहत रजिस्टर्ड हैं और ई-नैम के जरिए करोड़ों किसानों को फायदा हो रहा है। और इसकी पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए ई-नाम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और हजारों नई मंडियों को इससे जोड़ा जा रहा है, ई-नाम से जोड़ा जा रहा है। माननीय स्पीकर महोदय, इन सब के अलावा जो कृषि से जुड़ा हुआ फंड है वो उपलब्ध कराया जाएगा, एपीएमसी को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो अपने ढांचे को मजबूत कर सकें, अपना जो उनका आधारभूत संरचना है उसको मजबूत कर सके। अगर मत्स्य पालन की बात की जाए तो हम एक बहुत बड़े पैमाने पर निवेश का प्रस्ताव कर रहे हैं जो कि जहां पर मत्स्य पालन के उद्योग से जुड़े हुए हैं। इसमें 5 प्रमुख फिशिंग हब बनाए जाएंगे। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ घाट को जोड़ा जाएगा। इसको विकसित किया जाएगा जो कि आर्थिक गतिविधियों के हब के तौर पर विकसित होंगे। और हम साथ ही साथ अंतर्देशीय फिशिंग हार्बर भी बनेंगे और जो कि नदियों के किनारे हैं उनको भी विकसित किया जाएगा। सी वीड फार्मिंग जो कि हमारे मछुआरों के लिए काफी अहम है, इससे बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है और अतिरिक्त आमदनी होती है। और हम समुद्र से जुड़े हुए जो सीवीड पार्क हैं वो बनाए जाएंगे, तमिलनाडु में बनाए जाएंगे। जो प्रवासी
कामगार हैं और मजदूर हैं, हमने एक राष्ट्र एक कार्ड स्कीम को लॉन्च किया है ताकि वो कहीं भी देश में रहें उनको राशन मिल सकेगा। जो प्रवासी कामगार हैं खासतौर पर उनको फायदा मिलेगा, जो कि अपने परिवार से दूर रहते हैं और वो जहां कहीं भी हो राशन ले सकते हैं और उनका जो परिवार है वो बाकी का राशन अपने पैतृक स्थान पर ले सकता है। हमें इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि एक देश एक राशन कार्ड जो है वो 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। 69,000 86% जो लाभार्थी हैं वो इसके अंतर्गत शामिल कर लिए गए हैं और अगले कुछ महीनों में इसके दायरे को और बढ़ाया जाएगा। और अपने इन प्रयासों को और मजबूत करने के लिए हम जो हमारे प्रवासी कामगार हैं उनको संगठित करने के लिए हम एक पोर्टल की स्थापना करने जा रहे हैं। उसका प्रस्ताव देना चाहते हैं जो कि निर्माण से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। इससे एक नई इंश्योरेंस क्रेडिट एक ऐसी नीति बनाने में मदद मिलेगी जिससे कि जो प्रवासी कामगार हैं उनको हर तरीके से कर्ज मिल सकेगा। हम एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करेंगे जो कि 20 साल पहले शुरू हुई थी। पोर्ट लेबर कोड्स 20 साल पहले शुरू किया गया था। वैश्विक स्तर पर पहली बार सामाजिक सुरक्षा की जो फायदे हैं वो हर तरह के मजदूरों को इसमें शामिल किया जाएगा। गिग और प्लेटफॉर्म जो वर्कर हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। जो न्यूनतम मजदूरी है वो सभी स्तर के मजदूरों को मिलेगी, जो कि स्टेट इंश्योरेंस राज्य बीमा निगम के अंतर्गत जो है वो शामिल किए जाएंगे। महिलाएं अब नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी, लेकिन उसके लिए उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी होगी। साथ ही साथ जो रोजगार देने वाले लोग हैं उनको सिर्फ एक विंडो रजिस्ट्रेशन मिलेगा, सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन मिलेगा और उनके लिए नियम आसान किए जाएंगे। जो वित्तीय समग्रता है वो लाई जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत स्टैंड अप इंडिया स्कीम को आगे लाया जाएगा। जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनके लिए हम और महिलाओं के लिए हम प्रस्तावित करते हैं कि जो 25% से घटाकर 15% की जा रही है रकम। और इसके अलावा हम जो ऋण है जो मुख्य सेक्टर से जुड़े हुए सेक्टर हैं, जो कृषि से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं, क्षेत्र हैं, उनको भी कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। हम जो सूक्ष्म और लघु के साथ साथ मध्यम उद्योग हैं उनको हम बड़े पैमाने पर कर्ज उपलब्ध कराएंगे और पिछले साल के मुकाबले उनको दुगना कर्ज उपलब्ध कराएंगे। माननीय स्पीकर महोदय, और हम चौथे स्तंभ की ओर आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो मानव संसाधन है उसको और बढ़ाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमने प्रस्तावित किया है उसका बहुत अच्छा असर देखने को मिल रहा है। 15,000 स्कूलों को बेहतर तरीके से और जिसमें सभी राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है उसके सभी पहलुओं के साथ मजबूत किया जा रहा है और उन्हें उदाहरण बनाया जाएगा और वो बाकी स्कूलों को आगे बढ़ाएंगे, उनकी मेंटरिंग करेंगे और वहां उनका मार्गदर्शन करेंगे। 100 से ज्यादा नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे जो एनजीओ की मदद से चलाए जाएंगे। जो उच्च शिक्षण की अगर बात की जाए, बजट 2019-20 में हमने प्रस्तावित किया था कि उच्च शिक्षण कमीशन की स्थापना की जाएगी और हम इसके लिए जो कानून है इस साल हम लागू करेंगे जिसे अमल में लाया जा सके। ये एक अम्ब्रेला बॉडी होगी जिसके अंतर्गत 4 अलग अलग संस्थाएं होंगी जो कि नियमन और फंडिंग को देखेगी। कई यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस की स्थापना की जाएगी जिसमें भारतीय सरकार की ओर से मदद दी जाएगी। हैदराबाद में 40 मुख्य संस्थान हैं, प्रमुख संस्थान हैं। 9 ऐसे शहरों को हमने पहचान की है जहां पर अम्ब्रेला स्ट्रक्चर तैनात किया जाएगा ताकि ये जो संस्थान हैं उनमें आपस में एकरूपता देखने को मिले और साथ ही हम वो अपनी आंतरिक स्वायत्तता भी बरकरार रखें। एक उनके लिए अलग से ग्रांट भी अलग से रखा जाएगा। लद्दाख में जो है उच्च शिक्षण अच्छे तरीके से मिल सके इसके लिए एक केंद्रीय स्थापना लेह में की जाएगी। केंद्रीय यूनिवर्सिटी की स्थापना लेह में की जाएगी।
The other important projects to be इसके taken up अलावा as a जो part of अन्य the NEP अहम परियोजनाएं are जो हैं listed in एनईपी के Annexure अंतर्गत 5. वो एनेक्सर 5 में उसकी जानकारी दी गई है। We have set ourselves अनुसूचित a जाति target अनुसूचित of जाति establishing का 750 कल्याण। एकलव्य model हम residential schools 150 in our एकलव्य tribal रेसिडेंशियल स्कूल की स्थापना I करेंगे propose to जो increase आदिवासी the इलाके हैं unit वहां cost पर। of each such school from हम 20 ऐसे crores, हर which is what स्कूल it is का now, खर्च to 20 करोड़ से 38 बढ़ा crores, करके and for 38 hilly करोड़ and कर difficult रहे हैं। areas to और जो 48 पहाड़ी और दुर्गम इलाके हैं वहां This would 48 help करोड़ creating होगा robust और इससे infrastructure एक facilities मजबूत ढांचा for our हमारा tribal तैयार होगा जिससे कि हमारे We जो have आदिवासी revamped the छात्र हैं उनको post-matric फायदा scholarship मिलेगा। scheme for हमने the welfare छात्रवृत्ति scheduled caste too. की योजना I have स्थापित also की है जो enhanced कि the central assistance in अनुसूचित this जाति के regard. छात्रों को We उसका are फायदा मिलेगा allotting और हम आवंटन कर रहे हैं 35,219 करोड़ रुपए अगले 6 साल के लिए 2025-26 के लिए 4 crores जिससे कि scheduled 4 caste करोड़ अनुसूचित जाति के छात्रों को फायदा मिलेगा। skilling. और In कौशल विकास 2016, 2016 में we had हमने launched the एक National शुरुआत की थी, Apprenticeship Promotion राष्ट्रीय Scheme. The government अप्रेंटिस proposed to प्रमोशन amend स्कीम the की स्थापना की थी Apprenticeship Act और with a सरकार view की to ओर से further ये प्रस्ताव है कि enhancing एक नया एक्ट apprenticeship लाया for जाए our जिससे कि youth. अप्रेंटिसशिप We will की realign सुविधा the जो है वो बेहतर existing होगी। scheme जो of मौजूदा National स्कीम है Apprenticeship उसको हम नए Training सिरे से Scheme पुनर्गठित for करेंगे providing post-education apprenticeship, जो training अप्रेंटिस of हैं graduates उनको पोस्ट and diploma holders ग्रेजुएट लेवल in की engineering. और Over डिप्लोमा 3,000 crores इंजीनियरिंग की भी will be provided for की this सुविधा purpose. मिलेगी। An initiative is underway. और एक Honorable पहल Speaker, इसकी शुरुआत in कर दी गई है partnership with माननीय the स्पीकर United महोदय Arab Emirates संयुक्त अरब to अमीरात के benchmark साथ में skill ताकि qualifications, एक मानदंड बनाया जा assessments सके and स्किल certifications, कौशल विकास के क्षेत्र में accompanied by the deployment of और certified यूएई के साथ workforce. मिलकर के सर्टिफिकेशन We उपलब्ध also कराया have a जाएगा और collaborative training, हमने एक inter-training program ट्रेनिंग प्रोग्राम भी between India प्लान and किया है Japan जो कि भारत to और जापान के facilitate साथ मिलकर transfer of चलेगा Japanese जिससे कि भारत और industrial and जापानी vocational skills, जापान से जो techniques and knowledge. वोकेशनल We will स्किल take होती है forward this जो तकनीक initiative होती है वो with भारत आ many more सकेगी। countries हम कई also. और देशों के साथ भी मिलकर के ये काम कर रहे हैं। Innovation and R&D. नवाचार R&D In the रिसर्च budget एंड speech डेवलपमेंट of की अगर बात की जाए 2019, तो 2019 के बजट स्पीच I had में announced the हमने National ऐलान किया Research था कि Foundation. राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन We have का now worked- ऐलान किया था और हमने worked out अब the modalities अब and हमने the इसके NRF सभी outlay will be इसके of 50,000 crores over 5 years. व्यावहारिकता पर हमने It will चर्चा कर ensure ली that है the और overall research ecosystem in the और हम ये country मानते हैं कि हमारे is देश में रिसर्च को with लेकर एक focus इकोसिस्टम on बनाना बहुत जरूरी है identified जिससे national कि priority thrust areas. राष्ट्रीय There has been a प्रायोरिटी manifold there has been a प्राथमिकता manifold increase ट्रस्ट in बनाया जा digital रहा है। payments डिजिटल in the पेमेंट की recent संख्या में past. काफी बढ़ोतरी हुई है To give पिछले a कुछ further वर्ष में boost to digital और transactions, डिजिटल ट्रांजैक्शन को I और बढ़ावा earmarked देने के लिए हम 1,500 यहाँ पर for a proposed 1,500 करोड़ scheme रुपए that will अलग से हम provide रखते हैं financial जो कि incentives ऐसी स्कीम to होगी जो कि promote digital mode of डिजिटल payment. मोड ऑफ पेमेंट को प्रोत्साहित किया जाएगा। We will undertake a new initiative, हम एक National नया Language Translation नया Mission. इनिशिएटिव लेंगे, नई पहल This कर will रहे हैं enable the नेशनल wealth of इनिशिएटिव governance and policy related मिशन knowledge on the internet जिससे कि being made available in नीति से जुड़ी major हुई जानकारियां Indian उपलब्ध कराई languages. जाएंगी जो कि सभी मुख्य भारतीय भाषाओं में होंगी, प्रमुख भारतीय भाषाओं में होगी। The new Space India Limited, न्यू PSU, नया स्पेस under the Department इंडिया of लिमिटेड Space, जो will कि execute अंतरिक्ष the PSLV मंत्रालय के अंतर्गत CS51 पीएसएलवी के को लॉन्च carrying the का काम Amazonia देखेगा। satellite from एक Brazil, Amazonia satellite, along with a few smaller Indian satellites. कुछ अन्य As part छोटे of the भारतीय Gaganyaan सैटेलाइट्स के साथ में mission उसे लॉन्च activities, करेगा। 4 गगनयान Indian मिशन astronauts एक्टिविटीज are के साथ being साथ trained 4 भारतीय on generic अंतरिक्ष space यात्रियों को flight ट्रेनिंग aspects दी जा रही in है। Russia. रूस The में उन्हें ये first ट्रेनिंग दी जा रही है। unmanned launch पहली is slated मानव for रहित December 2021. दिसंबर 2021 तक मानव रहित और यान लॉन्च करने की तैयारी है। Oceans are a storehouse of living and महासागरीय non-living resources. To better understand this realm, we will launch a deep ocean mission हम एक with a budget outlay डीप of more ओशन than 4,000 महासागर में एक crores over योजना 5 करेंगे, years. लागू करेंगे। And this mission will cover इस मिशन के deep तहत ocean survey exploration and projects गहरे for the सागर में जो conservation of deep sea biodiversity. एक्सप्लोरेशन है वहां हो सकेगा और वहाँ I come के to the sixth pillar
जो हालात हैं उनको जान सकेंगे हम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की जो बात करते हैं उस पर लौटते हैं। माननीय स्पीकर महोदय, ये 6 स्तंभों में से आखिरी है और इसमें रेखांकित किया जाएगा हमारे जो प्रमुख हमारा जो मुख्य ध्येय है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं जो कि पंचायतों के सुधार किए जाएं ताकि जो है काफी तेजी से न्याय मिल सके, और इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए हम जो कदम है वो उठाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो पंचायत हैं, ट्रिब्यूनल हैं, उनके लिए कुछ कदम उठा रहे हैं। राष्ट्रीय कमीशन फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल हमने नेशनल कमिशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल हमने संसद में पेश किया है। हम इसकी समीक्षा लगातार कर रहे हैं और 56 एलाइड प्रोफेशनल, इसके साथ स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो मामले हैं, सरकारी सुधार हो सके, गवर्नेंस में सुधार हो सके, इसके लिए नर्सिंग और मिडवाइफरी बिल लागू किया जाएगा, पेश किया जाएगा सरकार की ओर से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, व्यापार करने में आसानी हो, इसके लिए सरकारी और जो सरकारी निगम हैं, मैं एक संस्थागत ढांचा हम एक पेश करते हैं, प्रस्ताव देते हैं। किसी भी तरह की का विवाद होता है उसके लिए एक नई संस्था बनाई जाएगी जिससे कि निवेशकों में भरोसा बढ़ेगा और जो भविष्य की जनगणना होगी वो पहली डिजिटल जनगणना होगी भारत के इतिहास में। और इस ऐतिहासिक काम के लिए हमने 3,768 करोड़ रुपए प्रस्तावित रखे हैं सिर्फ इस साल में। माननीय स्पीकर महोदय, गोवा अपना पुर्तगाल से आजादी का 75वां डायमंड जुबली मना रहा है और हम सरकार की ओर से 3,000 करोड़ रुपए गोवा के लिए प्रस्तावित करते हैं ताकि वो जश्न मना सके। हम 1,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करते हैं जो चाय बागान से जुड़े हुए लोग हैं, खासतौर पर महिला और बच्चे हैं। इसका फायदा असम और वेस्ट बंगाल के चाय बागान मजदूरों को मिलेगा। एक खास स्कीम बनाई जाएगी। फिस्कल पोजीशन, वित्तीय स्थिति के बारे में, वित्तीय स्थिति के बारे में, फिस्कल पोजीशन के बारे में। In these last few paragraphs, अगले कुछ पैराग्राफ्स में पिछले कुछ दिनों के हमारे बयानों में हम इस सदन का ध्यान खींचना चाहते हैं इस तथ्य की ओर कि इस साल की जो शुरुआत है, इस वित्त वर्ष की जो शुरुआत है, जो वो इस आपदा का असर वो देखने को मिल रहा है अर्थव्यवस्था पर, और जो राजस्व है वो कम आ रहा है और इसकी वजह से खर्च का काफी ज्यादा है क्योंकि जरूरी चीजों में और जो कि कमजोर तबके के लोग हैं, समाज के गरीब लोग हैं, उनके लिए हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं और राजस्व कम आ रहा है। और कई और देश जो हैं वहां ऐसा नहीं हो पाया है। हमने मध्यम स्तर के कई पैकेजेस का ऐलान किया है जो कि पैंडेमिक के दौरान, आपदा के दौरान उनको लागू किया गया ताकि हमारी जनता को फायदा हो सके और जो हालात से हम निपटने में बेहतर तरीके से सक्षम हो सके। एक बार जब स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो ये आपदा है ये ठीक हो जाए तो इसके बाद सरकार की ओर से जो खर्च होगा वो फिर से तेज किया जाएगा, वो घरेलू खर्च के आधार पर फिर से तेज किया जाएगा। और पहले हमने 30.42 लाख करोड़ जो हमने पहले से प्रस्ताव किया था वो घटा है 34.02 लाख करोड़ बढ़ा है। जो स्वास्थ्य पर खर्च था वो हमारा बढ़ा है। हमने खर्च का जो स्तर है, खर्च की पारदर्शिता बढ़ा करके रखी हुई है जो कि 4.3 लाख करोड़ ज्यादा है। पहले हमने जो है 4.12 लाख करोड़ रखा था, लेकिन हमने 4.39 लाख करोड़ का खर्च अनुमानित रखा है। फिस्कल डेफिसिट,
राजस्व राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट 2020-21 में ये देखने को मिला है 9.5% रहा है जीडीपी का। राजकोषीय घाटा 2020-21 में वो 9.5% रहा है जीडीपी का। हमने सरकारी कर्ज से, अलग अलग फंड, छोटे फंड से और शॉर्ट टर्म बोरोइंग से इसकी भरपाई की है। हमें अलग से और 80,000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए हम मार्केट को अप्रोच करेंगे, मार्केट से का सहारा लेंगे अगले कुछ दिनों में। हमें और 80,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी और अगले 2 महीने में हम इसके लिए मार्केट से संपर्क करेंगे। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए, खर्च बढ़ाने के लिए 2021-22 में 34.83 लाख करोड़ होगा। इसमें 5.54 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इसमें 34.5% होगी, जो कि 20-21 था उससे ज्यादा है। वहीं राजकोषीय घाटा 2021-22 में इसका अनुमान 6.8 रहने का अंदेशा लगाया जा रहा है जीडीपी का। जो कुल मार्केट से जो कर्ज होगा ये 12 लाख करोड़ की ग्रॉस बोरोइंग होगी। हम राजकोषीय अनुशासन की ओर बढ़ रहे हैं ताकि जो राजकोषीय घाटा है उसे 4.5% 2025-26 तक इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे और अगले कुछ सालों में इसमें कमी देखने को मिलेगी लगातार। और जो मजबूती देखने को मिलेगी, हमें टैक्स राजस्व जो है वो बढ़ेगा और हमारी प्राप्ति जो है वो बढ़ी है। हमारी जो संपत्ति है उसको हम वित्त पोषित करेंगे। जो आपदा फंड है भारत का, उसको जो भारत का कंटिजेंसी फंड है उसको 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ तक पहुंचाया जा रहा है। ये कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक हम नेट बोरोइंग को जीएसडीपी का 4% रहेगा, 4% रहेगा। इसका जो बड़ा हिस्सा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च किया जाएगा और इसके अतिरिक्त जो लेनदारी होगी इसके लिए अलग अलग समय के हिसाब से हम फैसले लेंगे। जो जीएसडीपी का जुलाई 2019-20 के बजट में हमने एक एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स का एक प्रावधान लागू किया था। इससे जो सरकारी एजेंसीज का जो कर्ज है उसकी जानकारी मिलती है और किसका कर्ज सरकार के ऊपर है इसकी जानकारी मिलती है। 2020-21 के बजट में हमने इसके दायरे को और बढ़ाया है और इस जो स्टेटमेंट है इसके दायरे को बढ़ाया है और सरकार की ओर से जो फूड कॉर्पोरेशन को लोन दिया जाता है वो भी अब इस दायरे में आएगा। एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इस दिशा में हम प्रस्ताव देते हैं कि NSSF लोन, जो FCI को लोन दिया जाता है उसको अब रोका जाएगा। फूड सब्सिडी के लिए जो दिया जाएगा वो रोक लगाई जा रही है। 2020-21 में जो अतिरिक्त बजटरी संसाधन है इसकी पूरी जानकारी एनेक्सर 6 में दी हुई है। हम जानते हैं कि FRBM एक्ट जो ये सुनिश्चित करता है कि जीडीपी का 3% ही राजकोषीय घाटा हो, जो कि 2020-21 तक हो। इस बार का जो ये ऐतिहासिक अभूतपूर्व हालात थे उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये जरूरत पड़ी है कि हमें इस जो हमारा लक्ष्य था उससे हमें थोड़ा हटना पड़ा है और सब क्लॉज 5 और 7 के अलावा 3B FRBM एक्ट जो कि अब हम पेश कर रहे हैं सदन के पटल पर।
that I have केंद्र already सरकार का जो indicated, राजकोषीय घाटे का I will be लक्ष्य है introducing उसको an हासिल करने के लिए amendment to the हम एक FRBM बदलाव ला रहे हैं। एक कानून में हमें बदलाव लाना पड़ा है। माननीय स्पीकर On the महोदय, 9th of December 2020, 9 दिसंबर 2020 को 15th Finance Commission 15वें वित्त आयोग submitted ने its final एक report अपनी आखिरी covering the रिपोर्ट period सौंपी थी, 2021 जिसमें to 2021 to the से लेकर राष्ट्रपति। 2022 तक का The government has इसमें laid खाका the है, ये commission's राष्ट्रपति को report सौंपा है और along with सरकार the ने explanatory memorandum जो भी ये पूरा in की पूरी Parliament रिपोर्ट है और इसके साथ साथ जो पूरा retaining मेमोरेंडम the है vertical shares of the states at और 41%. इसमें सरकार केंद्र राज्यों का जो शेयर है वो 41% तक रखा गया है। हम राजकोषीय संघवाद को हम बढ़ावा देते हैं। जम्मू कश्मीर को 14वें वित्त आयोग के ओर से राज्य नहीं रहा है और अब जो केंद्र शासित राज्य है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, उनको केंद्र की ओर से वित्त दिया जाएगा। हम 1,18,452 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तौर पर हम 17 राज्यों को दे रहे हैं। 2021-22 के लिए ये राज्यों को दिया जाएगा। 74,340 करोड़ अन्य 14 राज्यों को दिया जाएगा 2020-21 के मद में। माननीय स्पीकर, अब हम अपने बजट के अपने भाषण के दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं। माननीय स्पीकर महोदय, पूरी दुनिया एक गंभीर चुनौती का सामना कर रही है जो कि आपदा से आई है और इसके बाद के जो झटके हैं उससे निपटने की कोशिश कर रही है। और इस चुनौती भरी पूर्ण वक्त में कई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो फिर से संघर्ष कर रही हैं और लेकिन हमारे देश और हमारे उद्योगों ने जबरदस्त दमखम दिखाया है। आपदा के बाद दुनिया का एक नया क्रम सामने आएगा, एक ऐसा जिसमें एशिया सबसे अहम स्थान हासिल करेगा दुनिया में और भारत के पास एक नेतृत्व करने का मौका होगा। और ऐसे हालात में हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो पारदर्शी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए और इससे जो है रोजगार के मौके बढ़ने चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो टैक्स दाता हैं, टैक्स पेयर हैं, उन पर कम से कम बोझ पड़ना चाहिए। हम तिरुवल्लुवर का शब्द लेना चाहते हैं। एक राजा और एक राजा जो कि धन अर्जित करता है वो आम लोगों के फायदे के लिए उसको खर्च करता है। जो डायरेक्ट टैक्स है उसके लिए प्रपोजल हम देना चाहते हैं। इस बात तिरुवल्लुवर की बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार की ओर से डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में कई सुधार हमने लागू किए हैं जिससे कि हमारे टैक्स पेयर्स को फायदा हुआ है, हमारे अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ है। आपदा आने से पहले हमने निवेश को बढ़ाने के लिए हमने कॉर्पोरेट टैक्सेस को घटाया था, और पूरी दुनिया में इसे सबसे कम किया था और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने हटा दिया था। और जो छोटे टैक्स पेयर हैं उनको रिबेट हमने बढ़ाया था। 2020 में जो टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 6.48 करोड़ बढ़कर पहुंच गए थे। पहले ये 3.3 करोड़ थे। डायरेक्ट टैक्स प्रबंधन की अगर बात की जाए हमने ऐसी सुविधा दी है कि जिसमें कि फेसलेस तरीके से काम होगा। हम सरलीकरण करना चाहते हैं ताकि नियमों का सही तरीके से पालन हो सके। सीनियर सिटीजन जो बुजुर्ग हैं उनको फायदा हो और हम डायरेक्ट टैक्स के जो प्रपोजल हैं इनकी शुरुआत करते हैं। हम सीनियर सिटीजन के लिए जानकारी देना चाहते हैं जो उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं उनको फायदा मिले और उनको और आजादी के 75वें साल में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अपने नए सिरे से दमखम के साथ हमारे राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। जो 75 साल के हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनके ऊपर के लिए जिनको सिर्फ पेंशन और उनको सूद से पैसे मिलते हैं, ब्याज से पैसे मिलते हैं, उनको छूट मिलेगी, उनको पूरी तरह से छूट मिलेगी 75 साल से ऊपर के जो लोग हैं। The paying bank will deduct the necessary tax on their income.
Reduction in बैंक time जो है उनको for income tax डिडक्शन proceedings. कटौती करेगा। और Very key announcement, if I use एक to बहुत अहम चीज है जो कि आपको Honorable Speaker, ध्यान से सुननी चाहिए। माननीय Presently, an स्पीकर, assessment can be फिलहाल जो reopened असेसमेंट up to 6 years and 6 in साल serious तक tax का fraud रीओपन cases किया जा सकता है, for और up to अगर जो 10 गंभीर years. टैक्स As a फ्रॉड के result, मामले में 10 साल का taxpayers मामले खोले जा सकते हैं। under uncertainty और for a ऐसे very में long अनिश्चितता time. रहती है I टैक्स पेयर्स के therefore सामने, propose to और इसलिए reduce मैं this time हमारी तरफ से प्रस्ताव है कि जो टाइम लिमिट को घटाया जा रहा है, जो दोबारा खोलने की बात होती है टैक्स के मामले को, 6 साल से घटाकर 3 साल किया जा रहा है। अब 6 साल से घटाकर 3 साल तक ही पुराने मामले खोले जा सकेंगे टैक्स के मामले में। और वहीं गंभीर टैक्स की चोरी के जो मामले होते हैं, जब बहुत जरूरी होगा जब सबूत होगा कि जिसमें रकम छुपाई गई, 50 लाख से ज्यादा की रकम 1 साल में छुपाई गई होगी, जो गंभीर टैक्स चोरी के मामले जिसमें कि ये सबूत होगा कि 50 लाख से ज्यादा 1 साल में रकम छुपाई गई है, इसी को ओपन किया जा सकेगा 10 साल तक। और ये भी, इसके लिए भी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की मंजूरी के बाद ही खुल पाएगा। और ये टैक्स के मामले में सबसे सर्वोच्च होता है। डिस्प्यूट, जो कि वाद विवाद को निपटारा समिति होती है। माननीय स्पीकर महोदय, ये सरकार की संकल्पना है, ये सरकार का संकल्प है कि जो मौजूदा टैक्स सिस्टम है उसको और बेहतर किया जाए। सरकार टैक्सेशन सिस्टम को बेहतर कर रही है। विश्वास स्कीम लाई थी जिससे कि टैक्स पेयर के पास ये मौका था कि वो लंबे समय से उनका जो पेंडिंग चल रहा था टैक्स डिस्प्यूट, उनको निपटाया जा सके। और टैक्स पेयर ने बहुत अच्छा, इसमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है। 1,10,000 टैक्स पेयर ने इसके लिए इसको स्वीकार किया है और टैक्स से जुड़े जो विवाद थे उसको निपटाया, और 85,000 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत भारत को, सरकार को हासिल हुए हैं। और जो मुकदमेबाजी होती है छोटे टैक्स पेयर्स की, हम एक और प्रस्तावित करते हैं। एक टैक्स रिजोल्यूशन कमेटी होगी जो कि जिसमें कहीं भी किसी अफसरों से आमना सामना नहीं होगा, पारदर्शिता होगी, जवाबदेही होगी। जिसकी भी टैक्सेबल इनकम है, 50 लाख तक की टैक्सेबल इनकम है, और डिस्प्यूटेड इनकम जिस पर विवाद है 10 लाख रुपए तक का, वो इस कमेटी के साथ संपर्क कर सकता है। IT-AT जिसमें कि अफसरों से कोई सामना नहीं होगा। हम इस बात को लेकर के समर्पित हैं कि टैक्स की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल फेसलेस होगी, जिसमें कोई संपर्क नहीं होगा, और इसे हम एक आगे बढ़ाएंगे अगले साल। इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल को फेसलेस हम बना रहे हैं, जिसमें किसी अफसर से आमना सामना नहीं होगा। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है वो, उसके साथ किसी भी तरह का जो संपर्क होगा, जो कि कम्युनिकेशन होगा, संवाद होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा, और अधिक से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ किया जा सकता है। जो छूट दी जा रही है NRI को, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस जब भारत लौटते हैं, उनके साथ उनकी जो रकम होती है जो कि विदेश में उन्होंने कमाई है, रिटायरमेंट अकाउंट में कमाई है, उसको लेकर विवाद होता है। और टैक्सेशन के जो का दौर होता है अवधि में, उसमें बदलाव, उसमें गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। और भारत विदेशी इसको लेकर इन NRIs के लिए जो कानून है उनको हम कम कर रहे हैं, डबल टैक्सेशन से उनको निजात देने के लिए कदम ला रहे हैं। ऑडिट से उनको छूट मिलेगी। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपका अकाउंट ऑडिट कराना पड़ता है। फरवरी 2020 के बजट में हमने इस टैक्स ऑडिट की सीमा को 5 करोड़ तक बढ़ा दिया था। 95% of their transactions digitally. जो कि 95% अपना डिजिटल रखते हैं, उनको फायदा होगा। And to reduce compliance, और जो लोग डिजिटल इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट इस्तेमाल करते हैं, उनकी सीमा को और बढ़ा रहे हैं, और वो 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की जा रही है, 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की जा रही है। जो लोग अपना 95% ट्रांजैक्शन डिजिटल रखेंगे, डिविडेंड जो मिलता है उसमें राहत देने की बात कर रहे हैं। हमने पिछली बार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को खत्म कर दिया था ताकि जो निवेशक हैं उनको फायदा हो। जो निवेशक हैं उनको, खाता धारकों को मिले इसका फायदा। और हम इसको और सरलीकृत करने के लिए डिविडेंड पेमेंट को, वो TDS से छूट मिलेगी। जो डिविडेंड इनकम होगी, जो डिविडेंड आय होगी, अगर हम इसके लिए प्रस्ताव करते हैं कि जो एडवांस टैक्स
that advance tax liability एडवांस टैक्स की जो देनदारी होती है डिविडेंड इनकम पर, वो only after the declaration or payment of dividend. वो डिविडेंड पे करने के बाद ही आएगा। जो विदेशी पोर्टफोलियो के निवेशक हैं उनके लिए भी हम ये बताना चाहेंगे कि टैक्स पर, डिविडेंड पर जो टैक्स डिडक्शन होगा वो लोअर ट्रीटी रेट के तहत होगा, निचले ट्रीटी रेट पर होगा। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, लुभाने के लिए, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने पिछले बजट में 100% टैक्स छूट दी थी और उसके साथ कुछ शर्तें जरूर थी। जो विदेशी सॉवरेन वेल्थ फंड्स थे, भारतीय निवेश से उनको जो फायदा होता है, और हमने ये माना है कि कुछ फंड्स को चुनौती मिल रही है, कुछ उनको नियमों को पालन करने में उनको चुनौती आ रही है, और भारत में बड़े पैमाने पर फंड्स का निवेश हो, इसके लिए हम कुछ छूट देने का ऐलान कर रहे हैं। प्राइवेट फंडिंग को लेकर के एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, in order to allow funding of infrastructure, फंडिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर में फंडिंग ज्यादा हो, इसके लिए हम नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड का प्रस्ताव दे रहे हैं, ताकि जीरो कूपन बॉन्ड जारी किए जा सकेंगे, जो कि टैक्स में भी उनको छूट मिलेगी। सबको बजट के अंदर घर का सपना, अफोर्डेबल हाउसिंग, सस्ती दरों पर मकान और किराए के मकान, हमारी सरकार सभी को घर देना चाहती है, सभी को आशियाना देना चाहती है। जुलाई 2019 के बजट में हमने एक अतिरिक्त छूट उपलब्ध कराई थी, कटौती उपलब्ध कराई थी, जिसमें जो लोग अफोर्डेबल हाउस के लिए घर लेते हैं उनको 1.5 लाख की छूट दी गई थी। इसमें हम एक और सरलीकृत कर रहे हैं, 1 साल और बढ़ा रहे हैं, 31 मार्च 2022 तक इसका फायदा मिलेगा, और 1.5 लाख अभी भी लोगों के लिए अवेलेबल होगा। 31 मार्च 2022 तक जो लोग लोन लेते हैं, सस्ती दरों पर घर के लिए जो लोन लेते हैं, उनको 1.5 लाख की छूट मिलेगी। और सस्ते घरों की सप्लाई बरकरार रखें और जो सस्ते घर लोगों को फायदा मिले, इसके लिए हम 1 साल के लिए इस स्कीम को बढ़ा रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट बहुत प्रोजेक्ट के लिए भी लागू होगा। लोगों को सस्ती दर पर मकान किराए पर मिल सके, खासतौर पर जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए हम एक जो रेंटल हाउसिंग के प्रोजेक्ट होंगे, जो नोटिफाइड होंगे, उनको टैक्स में छूट मिलेगी, आईएफएससी में छूट मिलेगी। जैसा कि हमने बजट की शुरुआत में बताया कि सरकार इस बात को लेकर समर्पित है कि अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय सेवाएं हैं वो बेहतर हों, ताकि भारत जो है ग्लोबल फाइनेंशियल हब बन सके। इसके लिए हमने टैक्स में छूट पहले ही दी है। और एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज को हम कैपिटल गेन में टैक्स में छूट देंगे। paid to foreign lessors, tax incentive for relocating foreign funds in the IFSC, and to allow tax exemption to the टैक्स में छूट दी जाएगी इन्वेस्टमेंट डिवीजन के फॉरेन बैंक्स को, in the IFSC, जो कि IFSC के दायरे में आते हैं। Free filling of returns. Honorable Speaker, माननीय स्पीकर महोदय, compliance for the taxpayer, details of salary income, फायदा देने के लिए सैलरी वेतन से जुड़े हुए TDS वगैरह के फायदे देने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न्स, और इनकम टैक्स रिटर्न में पहले से भरा हुआ आएगा, और इनकम टैक्स रिटर्न भरना और आसान हो सके, इसके लिए जो कैपिटल गेन है, सिक्योरिटी पर डिविडेंड इनकम, और जो बैंकों से जो ब्याज मिलता है, इन सब पहले से भरा हुआ आएगा। और छोटे जो ट्रस्ट होते हैं उनको फायदा दे रहे हैं। जो छोटे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उनको, जो छोटे इंस्टीट्यूशन हैं, जो कि हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन हैं, जिनकी कुल प्राप्ति 1 करोड़ से कम होगी, वो इसके दायरे में आएंगे। और हम यहाँ से उनको इस सीमा को बढ़ा करके 1 करोड़ से 5 करोड़ कर रहे हैं। छोटे जो ट्रस्ट हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। We have noticed that some employers जो मजदूरों के फायदे के लिए अगर हम बात करें, तो कई कंपनियां हैं जो कि
ईपीएफ काट लेती हैं और अनसिक्योर्ड दूसरे जो पैसे हैं जो दूसरे फंड्स हैं वो एम्प्लॉय के काट लेते हैं, कामगारों के काट लेते हैं, लेकिन उनके भरे नहीं जाते हैं, सरकार के पास नहीं भरा जाता है। इससे जो कामगार है उसको नुकसान होता है। ऐसे मामलों में जहां पर जो रोजगार देने वाला है वो पाया जाता है कि उसने एम्प्लॉय के पैसे काट करके भी ईपीएफ के पैसे नहीं भरे हैं और दूसरे बेनिफिट्स काटे हैं और पैसे नहीं भरे हैं, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और हम ये अगर इस मामले में जो कामगार के हिस्से का पैसा काटा जाता है उसे वो देर से स्वीकार नहीं किया जाएगा। Incentives for startups. स्टार्टअप के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। In order to incentivize स्टार्टअप्स को फायदा देने के लिए, देश में बढ़ावा देने के लिए हम प्रस्ताव देते हैं कि टैक्स हॉलिडे का दावा करने के लिए स्टार्टअप को 1 साल की और मोहलत दी जा रही है। 2022 तक इस दायरे को बढ़ाया जा रहा है और स्टार्टअप्स को जो फंडिंग होती है उनको फायदा बढ़ाने के लिए जो कैपिटल गेन से छूट है उसको भी 1 साल बढ़ाया जा रहा है। 2022 तक के लिए इसे बढ़ाया जा रहा है। और हम इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में आ रहे हैं, जीएसटी के क्षेत्र में आ रहे हैं, बात करते हैं। हम अप्रत्यक्ष टैक्स के बारे में बताएं उससे पहले हम सदन के बारे में सदन को बताना चाहेंगे। जीएसटी के बारे में 4 साल हो चुके हैं और हमने कई कदम उठाए हैं और इसे और बेहतर और सरलीकृत करने के लिए कुछ कदम जो हमने उठाए गए हैं, जिसमें नील रिटर्न टू एसएमएस and monthly payment for small taxpayers, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस को भी इसमें हमने शामिल किया है। वैलिडेटेड इनपुट टैक्स सिस्टम हमने शामिल किया है। पहले से भरा हुआ जीएसटी टैक्स रिटर्न और जो क्षमता जीएसटीएन सिस्टम की क्षमता को बढ़ाया गया है। हमने इसके अलावा डीप एनालिटिक भी तैनात किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैनात किया गया है ताकि जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं और जो फेक बिलिंग, नकली बिलिंग कर रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लागू कर रहे हैं और उनके खिलाफ हम खास अभियान चला रहे हैं और इसका नतीजा देखने को मिल रहा है। और हमने अभूतपूर्व हमारे पास जमा हुआ है और पिछले कुछ महीनों में जीएसटी में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। जीएसटी परिषद ने जो छोटे मोटे मुद्दे हैं उनको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये सदन को यकीन दिलाना चाहते हैं कि जीएसटी को हम आगे और सरलीकृत करने के लिए, आसान करने के लिए आगे बढ़ेंगे और इसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को भी लागू किया जाएगा। कस्टम ड्यूटी को जो है सही तरीके से लागू किया जाएगा। हमारी जो कस्टम ड्यूटी की जो नीति है इसमें हमारे पास 2 लक्ष्य होने चाहिए। हमारी स्थानीय नीति है, स्थानीय उपक्रमों को फायदा मिले और हम वैश्विक चेन का भी हिस्सा बने और हमारी जो अब हम जो है कच्चा माल हमारे उत्पादकों को मिल सके ये सुनिश्चित कर रहे हैं। और हमने कस्टम ड्यूटी का जो ढांचा है उसको हम पूरी तरह से सुधार रहे हैं, आमूलचूल बदलाव कर रहे हैं और इसमें 80 बदलाव किए हैं। और हमारे और इस मामले में हमें जनता का भी काफी सुझाव मिला है। बड़े पैमाने पर लोगों ने सुझाव दिया है और लगभग 400 जो पुरानी छूट हैं हम प्रस्ताव देते हैं। हम 400 पुरानी जो छूट हैं उनकी समीक्षा कर रहे हैं और हम विस्तृत चर्चा के साथ इसको हम अंजाम देंगे और 1 अक्टूबर 2021 तक एक नए सिरे से जो ड्यूटी का ढांचा है वो लेकर आएंगे जिसमें कि किसी तरह की उगाही नहीं होगी। कोई भी कुछ नई जो है ड्यूटी में छूट भी हम उपलब्ध कराएंगे और ये 31 मार्च जो इशू करने के अगले 2 साल तक लागू होगा। इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल फोन का जो उद्योग है, जो हमारे स्वदेशी मोबाइल उत्पादक हैं वो बड़ी संख्या में बढ़े हैं और हम मोबाइल का निर्यात कर रहे हैं, चार्जर का निर्यात कर रहे हैं। हम घरेलू क्षमता को बढ़ाने के लिए मोबाइल के पार्ट्स और सब पार्ट्स भी, मतलब छोटे छोटे पुर्जे भी निर्यात कर रहे हैं और इसके लिए हम टैक्स काफी कम कर रहे हैं। इसमें 0 से लेकर 2.5 तक की
5% तक की कम टैक्स चार्ज कर रहे हैं। एमएसएमई यानी लघु और मध्यम उद्योगों की अगर बात की जाए तो उनको अयस्क की कमी से जो जूझना पड़ रहा है, कच्चे माल की कमी से जूझना पड़ रहा है। लोहे और अलॉय स्टील की बात अगर करें तो उनके टैक्स में कमी की जा रही है और इसका फायदा एमएसएमई सेक्टर के से जुड़ी कंपनियों को होगा। 31 मार्च 2022 तक ये छूट लागू रहेगी। इसके अलावा एबीडी और सीबीडी को हटाया जा रहा है। कुछ जो स्टील उत्पाद हैं उन पर हम एबीडी और सीबीडी को हटा रहे हैं। और इसके अलावा जो लोग रिसाइकलिंग करते हैं यानी उसका पुनर्चक्रण करते हैं उसको 5% से घटाकर 2% किया जा रहा है टैक्स। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके उपलब्ध कराता है और ऐसे में जो ड्यूटी है, जो आयात शुल्क है, उसको घटाने की जरूरत है। जो लोग हम नायलॉन चेन का प्रस्ताव दे रहे हैं जो कि मनुष्य निर्मित, मानव निर्मित फाइबर है, उनके लिए बीसीडी रेट में कमी की जा रही है। नायलॉन चिप, नायलॉन फाइबर और जो यान होता है उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के हमारे निर्यात को फायदा होगा। केमिकल्स की अगर बात की जाए तो हमने कस्टम ड्यूटी को नए सिरे से परिभाषित किया है ताकि जो है लोगों को फायदा हो, उद्योगों को फायदा हो। हम कस्टम ड्यूटी को घटा रहे हैं, नाफ्टा पर घटा रहे हैं, 2.5% से घटाकर उसे सही करेंगे। सोने और चांदी को 12.5% से 2019 में हमने इसको बढ़ाया था और इससे जो है इस धातु की कमी हुई थी और हम पिछले मुद्दे पर लाने के लिए सोने और चांदी पर आयात शुल्क कम कर रहे हैं। सौर ऊर्जा की अगर बात की जाए तो भारत की जो घरेलू जो क्षमता है वो काफी बढ़ रही है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो काफी बढ़ रहे हैं, हमारे सोलर प्लांट काफी बड़े पैमाने पर हम उत्पाद कर रहे हैं। हम स्थानीय उत्पाद को बढ़ाने के लिए हम ड्यूटी को बढ़ा रहे हैं, 5 से बढ़ाकर 12% कर रहे हैं। सोलर लैंटर्न यानी जो सौर ऊर्जा से चलने वाले लालटेन है उस पर ड्यूटी को बढ़ाया जा रहा है। ऑटो पार्ट्स पर हेवी कैपिटल जो भारी उद्योग से जुड़े जो उत्पाद हैं वो हम बना सकते हैं। हालांकि हम ड्यूटी रेट्स को हम सुधार कर रहे हैं, तुरंत हम इसे लागू कर रहे हैं। पहले जो छूट दी गई थी टनल बोरिंग मशीन पर, इस पर अब कस्टम ड्यूटी लगेगी 7.5% की और इस पर 12.5% की ड्यूटी भी लगेगी। हम कस्टम ड्यूटी कुछ और ऑटो पार्ट्स पर भी बढ़ा रहे हैं, 15% कर रहे हैं ताकि वो जो है सामान्य दरों पर उपलब्ध हो सके। एमएसएमई प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो हमारी ओर से प्रस्ताव दिया जा रहा है, कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। हम जो ड्यूटी है उसको बढ़ा रहे हैं और प्लास्टिक बिल्डरवेयर पर बढ़ा रहे हैं। We increase it from 5 to 15%. हम 5 से बढ़ाकर इसको 15% कर रहे हैं। जो छूट दी जा रही थी उसको अब हम सही कर रहे हैं, वो जरूरत के मुताबिक किया जाएगा। हमारे जो चमड़ा उद्योग के, प्लास्टिक के और गारमेंट के जो हमारे निर्यातक हैं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे एमएसएमई को फायदा हो। कुछ उत्पादों पर जो आयात था उसमें जो छूट मिलती थी उसको हटा रहे हैं। अच्छे उत्पाद को एमएसएमई जो हम कस्टम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, जो कि फिनिश्ड जो स्टोन थे, जो कि तैयार स्टोन थे, उन पर हम ड्यूटी को, छूट को हटा रहे हैं। जो कृषि उत्पाद हैं, हमारे कृषि उत्पाद हम किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए जो आयात है उसको 0 से 1% बढ़ा रहे हैं। वहीं सिल्क यार्न पर 10 से 15% बढ़ा रहे हैं। जो छूट दी जा रही थी इथाइल अल्कोहल पर जो छूट दी जा रही थी उसको हटा रहे हैं। इससे किसानों को फायदा होगा। 15% on items like maize, bran, rice bran, oil cake and animal feed. जो विदेश से मंगाया जाता है उन सब पे अब छूट मिलने थी वो खत्म होगी। जो कृषि से जुड़ा हुआ ढांचा है वो बेहतर हो, हम उत्पाद बढ़ा सकें ताकि कृषि से जुड़ा हुआ जो उत्पाद है उसको बढ़ा सकें। हमारे फार्मर्स को, हमारे किसानों को फायदा मिलेगा और इन संसाधनों को आगे बढ़ने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए एक
एक इंफ्रास्ट्रक्चरल सेस लगाया जाएगा, डेवलपमेंटल सेस लगाया जाएगा बहुत छोटे पैमाने पर उत्पादों पर, लेकिन हम यहाँ पर इस सेस को लगाते हुए हम ये ध्यान रख रहे हैं कि उत्पादकों जो उपभोक्ता है उन पर ज्यादा चीजों पर खर्च ना पड़े, उन पर बोझ ना पड़े। इसके अलावा नियमों का पालन हो, इसके लिए हम कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी और CDD लागू करने कर रहे हैं। जो कस्टम से जुड़ी हुई जांच है, इसके लिए जांच होगा। कस्टम के लिए हमने एक प्रस्ताव With effect from September 2020, सितंबर 2020 से हमने एक नई प्रक्रिया लागू की है जिसमें इसका प्रबंधन किया जाएगा in putting a check on misuse of FTAs. और FTA का गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जा सके, ये सुनिश्चित करने के लिए हमने ये नियम लागू किए हैं। इस एनेक्सर में इसकी हमारी स्पीच में इसकी सारी जानकारी दी हुई है। माननीय स्पीकर महोदय, हम इन शब्दों के साथ सदन में ये बजट प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद।